हेलो। चलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? डिले हो गया थोड़ा सा। चलो ठीक है। ओके जी, सॉरी सॉरी। एंड हाउ टू डिले हो गया थोड़ा सा। चलो ठीक है। चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि क्षेत्र के मुद्दे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कृषि क्षेत्र के मुद्दे पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाएगा प्लेलिस्ट में, आ जाएगा प्लेलिस्ट। टेलीग्राम पर तो डले हैं ना सीक्वेंस के साथ। चलो, एक आध मिनट का समय लगेगा, सभी लोग जुड़ जाएं। और जितने लोग भी इकोनॉमिक्स की क्लास कर रहे हैं, सबसे पहला काम जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आपको क्या करना है? आपको इस क्लास के साथ जो भी क्लास हो रही है आपकी, पिछला क्लास का आपको रिवीजन, पिछली क्लास का आपको रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, अगर आप पिछली क्लास का रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हम लोग प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं और उस समय मेंस की क्लास करना कितने फायदेमंद है। मैं कहता नहीं, फायदेमंद क्लास कहाँ होती है? क्लास कोई फायदेमंद नहीं होती है, आपके समय का सदुपयोग फायदेमंद होता है। अगर आप इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे प्री के लिए, इससे अच्छा, क्लास से अच्छा, तो फिर आपको ये वाली क्लास नहीं करनी चाहिए। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन में अगर आप 1.5 घंटे 2 घंटे इस क्लास को भी दे सकते हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, जब हम चीजें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि मेंस से कुछ क्वेश्चन आपके सामान्य समझ से बनने लगते हैं। वो 4-5 क्वेश्चन जो मुझे लगता है, और शायद जिनसे आप बातें करते हो उनसे एक बार पूछना, कि मुख्य परीक्षा की जो आपकी समझ एक बार विकसित होती है, उससे 4-5 क्वेश्चन सामान्य रूप से आपसे बनते हैं। और शायद वो बहुत हद तक उन लोगों से नहीं बनते हैं जो सिर्फ प्री की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो फायदे तो है थोड़े बहुत। चलो, जुड़ गए सभी? चलो ठीक है। हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है कृषि क्षेत्र के मुद्दे। ठीक है, चलो यहां से शुरुआत करते हैं। अब ये बताओ, ऐसे बहुत कम लोग होंगे, ठीक है, जो कृषि से नहीं जुड़े होंगे। बहुत कम लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग होंगे ही ना, पर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कृषि से जुड़े नहीं होंगे। कृषि से सभी लोग जुड़े होंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा सिलेबस है उसमें टॉपिक है कि कृषि क्षेत्र के मुद्दे, सेवा क्षेत्र के मुद्दे, उद्योग क्षेत्र के मुद्दे, ऐसे ही है ना। अब कृषि क्षेत्र के मुद्दे कौन कौन से होते हैं? आप देखते हो कि कृषि से जो जुड़े होंगे तो वो देखेंगे कि कृषि में ऐसा नहीं है कि सब चीजें बहुत स्मूथ चल रही हैं। कहीं ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर हैं। और ये जो समस्याएं हैं, जब एक दो लोगों तक सीमित ना रह जाए, बल्कि उस क्षेत्र से जुड़े हुए हर लोग उसका सामना करने लगे, तो फिर वो मुद्दा बन जाता है। देखो, एक समस्या और मुद्दे में अंतर क्या है? देखो, समस्या थोड़ी सी एक सीमित समय तक और सीमित लोगों तक रहती है।
तो वो समस्या की कैटेगरी में आ जाती है कि भाई ये प्रॉब्लम है। ठीक है, समस्या की जो क्राइटेरिया है कि ये समस्या मुद्दा है वो क्या है? देखो, समस्या है तो उसका थोड़ा सा एरिया कभी कभी बड़ा भी होता, बड़ा होगा तभी तो आगे इशू बन जाएगा, और इस समस्या का थोड़ा सा जो समय है वो भी कम होता है। पर ये जो समस्या है दीर्घकाल तक चलते रहे, और एक दो लोगों को नहीं, एक क्षेत्र को नहीं, एक बड़े क्षेत्र को, बड़े भूभाग को, कई सारे लोगों को कई लंबे समय तक प्रॉब्लम पहुंचाए, दिक्कत पहुंचाए, तो फिर ये जो समस्या है वही क्या बन जाता है? मुद्दा बन जाता है, इशू बन जाता है। तो अब हमको कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित क्या पढ़ने हैं? मुद्दे पढ़ने हैं। तो बहुत सारे लोग पूछेंगे सर समस्याओं और मुद्दों में क्या अंतर है? समस्या और मुद्दे लगभग लगभग एक ही है, बस उसको थोड़ा सा ये समझो कि समस्या बढ़ गई है और उस समस्या ने कई लोगों को अपने घेरे में ले लिया है, लंबे समय से चली आ रही है, और अब लोग उस समस्या से उबरना चाह रहे हैं पर उबर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो मुद्दा है। समझ रहे? चलो ठीक है। तो अब हमको पढ़ना है कृषि क्षेत्र से संबंधित मुद्दे। तो यहां पर आपको क्या समझना है? यहां पर आपको यह समझना है कि यहां से आपसे कुछ भी प्रश्न पूछेगा, वो कुछ भी प्रश्न पूछेगा, उठाओ मेंस के पेपर, और आप यहां पर देखेंगे कि आपसे बहुत सारे प्रश्न सिर्फ इसलिए बनेंगे क्योंकि आपने अपनी एक सामान्य समझ विकसित कर ली है। अगर आप किसी के टच में हो जिस पर आपको भरोसा विश्वास हो, तो उससे एक बार पूछो कि इस बार या हमेशा से जो मेंस होता है उस मेंस में कितने प्रतिशत पेपर आप अपनी सामान्य समझ से हल कर सकते हो, बिना किसी तथ्यों को, बिना किसी बहुत ज्यादा जानकारी को पढ़ लिख कर। 60 से 80%, 60 से 80% ऐसा होता है जो आपकी सामान्य समझ हो, अगर पूरे सिलेबस पर सामान्य समझ, तो आप इतने बड़े प्रतिशत को सॉल्व कर आ जाएंगे। 60 से 80% पेपर सामान्य समझ से ही हल हो जाता है। तो ये कृषि क्षेत्र के मुद्दे, औद्योगिक क्षेत्र के मुद्दे, सेवा क्षेत्र के मुद्दे, इन्हीं में से आता है कि आपको एक सामान्य समझ विकसित करो, आप देखना कि आपसे बनने लगेगा। और पूछा करो, ऐसी चीजें तो आपको पूछने, पता नहीं आप क्या पूछते हो, आप पूछते हो किताबें कौन सी लेकर आ जाऊं मैं, ठीक है। कृषि क्षेत्र से मुद्दे, अब इसको ऐसे समझो, कृषि कहां से शुरू होती है? कृषि कहां से शुरू होती है? कृषि शुरू होती है मृदा से। कहां से शुरू होती है? कृषि शुरू होती है मृदा से, ठीक है। अब देखो, ये सामान्य समझ होगी आपकी, अपने आप बन जाएगा आपसे। मृदा के बाद आप देखेंगे कि इस मृदा में जब हम बीज डालते हैं, ठीक है, मृदा में क्या डालते हैं हम? बीज डालते हैं, तो उसको कृषि नाम देते हैं। बीज के बाद हम उसमें खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, ठीक है। और ये मृदा, बीज, खाद, उर्वरक जो भी क्रियाएं कर रहा होता है वो कौन होता है? किसान होता है। कौन होता है? किसान होता है। अब जब ये किसान होता है, ये सब कर देता है, मृदा, बीज, खाद, किसान, तो उसको एक उत्पाद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? उत्पाद प्राप्त होता है। उस उत्पाद का उसको विपणन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? विपणन करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, बेचना पड़ता है। बेचना पड़ता है कि नहीं पड़ता? बेचना पड़ता है। और यही किसान है, इन सब के लिए मृदा, बीज, खाद और इन सब के लिए उसको साख की जरूरत होती है। जरूरत होती है साख की, पैसों की जरूरत होती है, ऋण की जरूरत होती है कि नहीं होती है? अब ये बीज, खाद को बिना मशीनरी के खेत में नहीं डाला जा सकता। डाला जा सकता है कि नहीं नहीं डाला जा सकता। तो मशीनरी, यंत्रीकरण की भी जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से आप देखें, यही किसान क्या करेगा? यही किसान इस मृदा के क्षरण से, मृदा के ह्रास से क्या है? परेशान है कि नहीं? तो भारत के कई क्षेत्रों में मृदा क्षरण, मृदा ह्रास एक बड़ा इशू, मुद्दा है कृषि से जुड़ा हुआ। अगर अभी आप ईसा फाउंडेशन की बात करें, सदगुरु की बात करें, अगर आप लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो जान लेना चाहिए आपको, क्योंकि संत महात्मा ऐसे ही होते हैं। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किस लिए किया पता है आपको? सेफ सॉइल, मृदा बचाओ।
क्योंकि यही ऐसे लोग ही सच्चे महात्मा होते हैं। उनको पता है कि अब वो बहुत एक बड़ी आबादी को प्रभावित कर सकते हैं, और उन्होंने अपनी उस शक्ति का किस लिए उपयोग किया पता है आपको? पूरे विश्व में उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है, सेव सॉइल, मृदा को बचाओ। तो क्या जब वो पूरे विश्व में इसको चला रहे तो क्या कृषि से जुड़ा मुद्दा नहीं है? मृदा स्वास्थ्य है मुद्दा। अगर मृदा स्वास्थ्य इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता तो भारत सरकार योजना क्यों चलाती? इतनी सारी योजनाएं क्यों चलाई जाती मृदा के संरक्षण के लिए? बजट में इतना सारा पैसा खर्च क्यों किया जाता? तो मृदा एक अपने आप में, जो मृदा क्षरण है या मृदा स्वास्थ्य है, वो एक मुद्दा है कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ, क्योंकि पूरा कृषि किससे है? मृदा से ही तो है। और मृदा का आज क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है, मृदा का क्षरण हो रहा है, मृदा में प्रदूषण हो रहा है, मृदा की उत्पादकता कम हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? तो मृदा से जुड़ी हुई ये समस्याएं हैं और आज वो विकराल होते जा रही हैं, बड़े क्षेत्र में फैलती जा रही हैं। इसलिए मृदा स्वास्थ्य क्या है? मुद्दा है कि नहीं है? ठीक है, चलो अब उसको हम समझेंगे, थोड़ा सा आपको हम बताएंगे। उसके बाद आप देखेंगे बीज। मृदा है, ठीक है, पर कृषि में सबसे बड़ी भूमिका कौन अदा करता है? बीज। जितनी अच्छी गुणवत्ता का बीज होगा उतना अच्छा आप उत्पादन लोगे। पर इस बीज से जुड़ा हुआ एक मुद्दा निकल के आया, जेनेटिक मॉडिफाइड, जीएम क्रॉप का आया समझ में। तो भारत में अगर आप देखेंगे कृषि क्षेत्र में तो आपको जीएम क्रॉप का एक बहुत बड़ा मुद्दा दिखेगा। विदेशी कंपनियों के द्वारा बीज की आपूर्ति का मुद्दा दिखेगा। ट्रांसजेनिक जीन डाल दिया जाता है इसमें, बीज में। जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप होती है उनमें बीटी बैगन, बीटी कॉटन, इस तरीके की जो फसलें हैं, इनके जो बीज हैं, इनसे जुड़ा हुआ मुद्दा है कि नहीं है? है मुद्दा। इसके बाद आप खाद देखेंगे, खाद उर्वरक। आप सभी जानते हैं कि जब भी फसल की बुवाई होती है तो आप देखना उस समय यूरिया को लेकर एक बड़ा मुद्दा होता है। चाहे यूरिया के आयात को लेकर मुद्दा हो, चाहे यूरिया की पूर्ति को लेकर मुद्दा हो, या यूरिया का औद्योगिक क्षेत्र को दिए जाने का मुद्दा हो, यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी का मुद्दा हो। अभी आप देखें कुछ समय पहले सब्सिडी खत्म कर दी थी, पूरे देश में बड़ा मुद्दा बन चुका था। तो ये जो खाद उर्वरक है इससे जुड़ा भी मुद्दा है, चाहे वो सब्सिडी का हो या फिर आपूर्ति का हो। है कि नहीं? है। इसके बाद आप देखेंगे किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये जो किसान है, ये जो खाद बीज और मिट्टी के साथ अपना जीवन यापन करता है, ठीक है, तो कई लोगों ने तो दिया जय जवान जय किसान, पर किसान की जय नहीं है। किसान क्या कर रहा है? किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है। पता है आपको? तो किसान आत्महत्या कर रहा है, जय जवान जय किसान, पर जय किसान नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 की अगर आप रिपोर्ट देखें, अभी सितंबर 20 कुछ को आई थी, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसमें किसान आत्महत्या 18% बढ़ चुकी है। 2020 की रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की। तो आप देखें किसान आत्महत्या बढ़ चुकी है कितने? 18%। 10,677 कुछ करके किसानों ने आत्महत्या करते हैं प्रति वर्ष। 10,677 किसान आत्महत्या करते हैं। किस वजह से? इसकी वजह से, खेती की वजह से, कृषि की वजह से। तो मुद्दा है वो, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि आत्महत्या के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण जो दिखेगा आपको, वो ये दिखेगा कि जिस काम के लिए इतनी मेहनत करता है कोई व्यक्ति और वो उसको दिखता ही नहीं, और वो क्या है? वो है आय। खेती किसानी में इतनी मेहनत दिन रात बिना सब चीजों के लगा रहता है ये व्यक्ति, इसी को किसान कहते हैं, और उसको क्या नहीं होती है? आय। तो किसानों की आय को बढ़ाने का बड़ा मुद्दा है। कहा जा रहा है कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, तो किसानों की आय को दुगना करना बड़ा मुद्दा है कि नहीं? है। अब किसान ने चलो ये सब चीजें कर करके आ गए यहां पर उत्पाद, तो मार्केटिंग विपणन बड़ा मुद्दा है। एपीएमसी एक्ट बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहां पर किसान अपने उत्पादों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मंडी में बेचने की बाध्यता है उसको। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है कृषि क्षेत्र में।
एपीएमसी एक्ट की वजह से, इसके अलावा एमएसपी की वजह से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है? है। एपीएमसी एक्ट, मंडी सुधार बहुत बड़ा मुद्दा है कि नहीं? है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है उत्पादन के क्षेत्र में, आप देखेंगे। इसके बाद साख। आप सभी जानते हैं कि जब कोई किसान खेती कर रहा होता है तो मृदा के सुधार के लिए, ठीक है, बीज की खरीदी के लिए, खाद के लिए, उर्वरक के लिए, सिंचाई के लिए, इन सभी के लिए उसको एक रकम की, पैसे की, फंड की जरूरत पड़ती है। और उसकी पूर्ति वो कैसे करता है? उसकी पूर्ति दो तरीके से होती है। जब आप देखेंगे कृषि साख, तो कृषि साख में आप देखेंगे कि पैसा दो तरीके से आता है, एक संस्थागत तरीके से, गैर संस्थागत तरीके से। जब हम कृषि साख की बात करते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट की, कृषि साख की, तो आप देखेंगे कि जो कृषि साख है वो दो तरीके से आता है, एक संस्थागत तरीके से और एक गैर संस्थागत तरीके से। संस्थागत तरीके से मतलब बैंकों के द्वारा, और गैर संस्थागत तरीके से मतलब रिश्तेदारों, साहूकारों, महाजनों के द्वारा। और किसान आत्महत्या में सबसे बड़ा जो कारण निकल के आता है, कई कारण है, उसमें से एक कारण यह भी आता है कि किसानों को साख संस्थागत माध्यम से बहुत ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो गैर संस्थागत माध्यमों से ऋण लेने के लिए बाध्य होते हैं, साहूकारों, महाजनों से, और जिनकी बहुत उच्च ब्याज दरें होती हैं। तो कृषि साख एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि देखो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। कितने की जरूरत होती है किसान को? बहुत कम की। आपको पता है 10, 15, 16 हजार रुपए प्रति एकड़ की उसको जरूरत होती है। आप देखेंगे कि अगर बजट अगर आप पढ़ते हो तो कभी देखना कि सरकार जितना पैसा खर्च करती है उसमें से कृषि ऋण के रूप में कितना है? कुछ लाख करोड़ ही है, बस कुछ लाख करोड़ मात्र। इतना जितना पूरे भारत के किसानों को साख के रूप में बांटा जाता है, इतना एक उद्योग को दे दिया जाता है, एक उद्योग को। तो ये बड़ा मुद्दा है कृषि साख का। उसके बाद आप देखेंगे कि कृषि यंत्रीकरण, ये सब चीजें फिर सामान्य बातें, फिर तो वो पूरे कृषि यंत्रीकरण की मुद्दा है। सिंचाई बड़ा मुद्दा है क्योंकि मानसून के कारण आप जानते हैं कि भारत में बहुत बड़े भूभाग में जो किसान है वो वर्षा पर निर्भर करते हैं, और अगर वर्षा नहीं होती है तो फिर फसल उगा नहीं पाते हैं। इसलिए सिंचाई भी बड़ा मुद्दा है कि अगर किसानों से खेती करवाना है, किसानों की खुशहाली आपको देखनी है, तो सिंचाई की व्यवस्था कर दो। और जैसे कि आप हरियाणा, पंजाब में देखेंगे, दक्षिण भारतीय राज्यों में देखेंगे, तो वहां पर सिंचाई, नहरों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिल्में बन चुकी हैं, लड़ाइयां हो चुकी हैं, सरकारें गिर चुकी हैं, ठीक है। तो वहां पर फिर सिंचाई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। इस तरीके से फिर बहुत सारे मुद्दे हैं। भूमि सुधार भी एक मुद्दा है। क्या है? भूमि सुधार एक मुद्दा है। फिर इसके अलावा हरित क्रांति एक मुद्दा है। अब हरित क्रांति आप कहोगे क्यों मुद्दा है? अब बहुत सारी चीजें हम जब आप पढ़ते जाएंगे एक एक करके तो वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। पर इसको समझो ऐसे, अगर आपसे ऐसे प्रश्न सीधा उसने पूछ लिया कि कृषि क्षेत्र के मुद्दे, तो अगर ऐसा पूछ लिया जाता है तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसे दिमाग मत लगाओ कि जब आपको आते ही होगा तभी लिखेंगे। यहां पर कम से कम सामान्य समझ विकसित करो। अब मृदा क्षरण कहीं आपसे अलग से नहीं पढ़ना। आप जब जियोग्राफी पढ़ोगे, भूगर्भ शास्त्र पढ़ोगे, तो वहां मृदा क्षरण पढ़ोगे। बीज, खाद, उर्वरक गुणवत्ता वाला टॉपिक अलग ही है, ये वहां पर है। किसान आत्महत्या, किसानों की आय को दुगना करना, ये करंट का इशू है। उत्पाद, विपणन, मार्केटिंग, ये है विपणन, अलग से सिलेबस में जुड़ा है। साख अलग से लिखा हुआ है। कृषि मशीनरी, भूमि सुधार, सिंचाई, हरित क्रांति, ठीक है। तो ये कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के मुद्दे जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि पूरे सिलेबस में से आपने इन टॉपिक को कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, बस उसको उस तरीके से आपको जोड़ना है, ठीक है। अब आपने देखा कि ये जो कृषि क्षेत्र है, क्या है? ये जो कृषि क्षेत्र है, यहां पर कई सारे मुद्दे हैं, ठीक है। कई सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमको चर्चा करनी है। पर पीएससी में ऐसा नहीं है 2, 3, 4, 5 सेपरेट आएंगे। चाहे एमएसपी आपसे पूछ लिया जाए सेपरेट, हरित क्रांति सेपरेट पूछ लिया जाए, भूमि सुधार आपसे पूछ लिया जाए, सब्सिडी पूछ लिया जाए, मृदा क्षरण वाला तो अलग ही चला जाएगा।
बाकी अगर आपसे एक ही प्रश्न पूछ लिया कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे और उनका समाधान, तो फिर आप क्या करोगे? फिर यही कॉमन अप्रोच होगी आपकी, ठीक है। अब देखो, जैसे कि जब आपको कृषि क्षेत्र के मुद्दे पता चल गए थे, कृषि क्षेत्र के मुद्दे आपको पता चल गए, क्या पता चल गए? आपने देखा मृदा से जुड़े बहुत मुद्दे हैं। मृदा में अपन क्या डालते हैं? बीज डालते हैं, तो बीज से जुड़े मुद्दे हैं। बीज के बाद आपको खाद उर्वरक की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद ये काम कौन करता है? किसान करता है। किसान क्या करता है? मृदा, बीज, खाद के बाद ये सब मिल जाते हैं तो उसको उत्पाद प्राप्त होता है, और इन सब के बाद उसको साख, और इसके बाद क्रांति, प्रांति, सब्सिडी, ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अगर आप ये 4-5 मुद्दे लेकर आते हो, ठीक है, तो इनका क्या है? अपने आप में समाधान भी है। अगर मृदा क्षरण हो रहा है, मृदा ह्रास हो रहा है, मृदा का प्रदूषण हो रहा है, मृदा की उत्पादकता कम हो रही है, तो इसके अपने अलग अलग तरीके हैं कि नहीं है? अगर मान के चलो मृदा क्षरण एक बहुत बड़ा समस्या है, मृदा क्षरण का मतलब समझते हो आप? नहीं समझते। मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें कमी होना ही क्या है? मृदा क्षरण है। क्षरण का मतलब क्या होना? ह्रास होना है। और मृदा की जो गुणवत्ता है, मृदा की जो उत्पादकता है, मृदा के जो पोषक तत्व है, मृदा की जो संरचना है, उसका रंग है, उसमें क्या होने लगना? ह्रास होने लगना ही क्या है? मृदा क्षरण है। अगर आपको पता चल गया है मृदा की उत्पादकता कम हो रही है, मृदा की संरचना खराब हो रही है, तो आप क्या करोगे? तो ऐसे उपाय आप करोगे जिससे ये बढ़ जाए। वो कौन कौन से हैं वो हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अभी आपने देखा कि बीज से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप या जीएम क्रॉप। अब जीएम क्रॉप कहां मुद्दा है? देखो, कहा जाता है, किसानों को ऐसे लगता है कि परंपरागत बीज जो हमारे हैं वो हमारी मिट्टी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे किसानों के लिए, किसानों की आय के लिए, सबके लिए अच्छे हैं। पर ये जो जीएम क्रॉप है, ये ना तो किसानों के लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये क्या कर देते हैं? कृषि लागत को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये महंगे होते हैं, पहली बात। अगर ये जीएम क्रॉप के जो बीज आते हैं, ये कहां से आते हैं? विदेशी कंपनियों से आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों जैसे मॉन्सेंटो, बायर। तो ये जो मॉन्सेंटो, बायर जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनका एकाधिकार है जीएम क्रॉपों पर। तो फिर हमारी क्या होगी? दूसरे राष्ट्रों पर या मल्टीनेशनल कंपनियों पर निर्भरता बढ़ जाएगी, महंगे होंगे। तीसरा, कुछ लोग पर्यावरणविद और जो भी हैं स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति, उनका कहना है कि ये पर्यावरण के लिए और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। कारण ये बताते हैं कि ये अभी नया विकसित हुआ है, तो इसके दीर्घकालिक परिणाम हमको अभी से पता नहीं चल रहे, पर हो सकता है भविष्य में इसके दीर्घकालिक परिणाम हो। क्यों? क्योंकि जब ये जीएम क्रॉप किसी ना किसी जीव को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या इस प्रकृति में किसी और जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएगी? आप 1, 2, 3, 4, 5 परीक्षण से, 1-2 साल के परीक्षण से कैसे सिद्ध कर सकते हो? जैसे आप सभी को पता है बीटी कॉटन जो होता है, बीटी कॉटन में जो बॉल बॉम्ब लगता है, जो कि कपास के बॉल में छेद करता है, ठीक है, तो वो जो छेद करने वाला कीट है वो उसको खाता है तो वो मर जाता है, खाता नहीं है बीटी कॉटन को। इसी तरीके से बीटी बैगन में जो भेदक लगता है, ठीक है, फल भेदक, वो भी क्या करता है? बीटी बैगन को खाता है, मर जाता है। तो पर्यावरण और स्वास्थ्य चिंतकों का कहना है कि देखो, हो सकता है कि आपने 10, 20, 50 परीक्षण किए हो, इससे आपको लग रहा हो कि नहीं, ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर कीड़े को ही नुकसान पहुंचाता है। तो क्या आपने इस पूरे प्रकृति में, इस चराचर जगत में, इस पूरे विश्व में जितने भी कीट हैं सब पर परीक्षण हो गया? क्या हर एक चीज का दुष्परिणाम आपको अगले दिन, 1 साल, 2 साल में दिखता है? क्या किसी चीज के दुष्परिणाम कई वर्षों बाद नहीं दिखते? तो इस तरीके से जीएम क्रॉप के उपयोग और अनुमति पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बार बार खड़ा हो जाता है। सरकार इससे पीछे हटने लगती है। जैसे बीटी बैगन को स्वीकृति नहीं दी जाती, बहुत हद तक कुछ कुछ क्षेत्रों में दी गई है, बीटी कॉटन चल रहा है, और भी कई सारी चीजें आएंगी, पर यह मुद्दा है किसानों के बीच, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ। इसके बाद खाद उर्वरक को आप देखें तो यही अभी तो इसमें एक सब्सिडी का, यहां सब्सिडी जरूर लिख लो यार, ठीक है, क्योंकि खेती से, कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा सब्सिडी जरूर है, ठीक है। सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब समझते हो आप? सरकारी छूट, सरकारी आर्थिक मदद। सब्सिडी मतलब सरकारी छूट, सरकार के द्वारा दी जाने वाली छूट या सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद को ही क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं।
खाद उर्वरक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है। किसानों की आत्महत्या से, किसानों की आय को दुगना करने से, उत्पादन, विपणन, मार्केटिंग, साख, ये सब चीजें, ठीक है। अब इनके जितने भी मुद्दे हैं उनके एक एक समाधान है। चलो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, किसान आत्महत्या, ठीक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं किसान आत्महत्या के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर कौन है, पता है आपको? महाराष्ट्र, ठीक है। कभी आ जाए प्रीलिम्स में कि किसान आत्महत्या के मामले में देश में या किसान आत्महत्या किस राज्य में सबसे अधिक होती है, तो वो राज्य महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र, ठीक है, प्रथम स्थान पर है। किसान आत्महत्या को देखो, अगर आप इसकी जो है किसान आत्महत्या की गहनता को देखना चाहो तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, ठीक है, इसकी रिपोर्ट आती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट अगर आप देखते हैं 2020 की, तो आपको पता चलेगा कि जो किसान आत्महत्या है वो पिछले वर्ष की तुलना में 18% बढ़ चुकी है। कितने प्रतिशत? पिछले वर्ष की तुलना में 18% बढ़ चुकी है। और अगर आप देखेंगे तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट यह भी आपको बताती है कि जो कुल आत्महत्याएं हुई हैं, क्या हुई हैं? जो कुल आत्महत्याएं हुई हैं उसमें 7% कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। किससे? कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यह भी बताता है कि ये जो किसान आत्महत्याएं हुई हैं इसमें 10,677, ठीक है, किसानों ने आत्महत्याएं की। और ये जो 10,667 किसान हैं, ये किसान भी हैं और खेतीहर मजदूर भी हैं। देखो, जिनकी अपनी भूमि होती है और उस पर वो कृषि क्रियाएं करते हैं, मतलब भूमि के मालिक होने के साथ कृषि क्रियाएं करते हैं, वो किसान है। और जो खुद की भूमि नहीं है, मालिकाना हक उस पर नहीं है, फिर कृषि क्रियाएं करते हैं, तो उनको खेतीहर मजदूर कहते हैं। तो ये 10,667 में किसान भी हैं और खेतीहर मजदूर भी हैं। ठीक है, किसान और खेतीहर मजदूर में अंतर समझे, थोड़ा ही सा अंतर है। किसान में वो खुद ही मालिक होता है, ठीक है, उसका भूमि का स्वामी होता है और फिर वो उस पर कृषि क्रियाएं करता है। खेतीहर मजदूर खेती तो करता है, मजदूरी मतलब इस तरीके से करता है, वो अपनी चीजों को जीवन यापन के लिए उसको रोजगार का अवसर मानता है, तो उसका भूमि का मालिक नहीं होता। वो होता है छोटी मोटी भूमि का होता है, पर और सारी भूमि को लेकर फिर वो उसमें क्या करता है, कृषि क्रियाएं करता है और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय में वो आसपास लगा रहता है और अपने जीविका अर्जन करते रहता है। उसको बोलते खेतीहर मजदूर। जो खुद के खेतों के साथ साथ दूसरे के खेतों में भी काम कर लेते हैं तो उनको बोलते खेतीहर मजदूर। ठीक है, तो ये जो 10,667 है, ये किसान भी हैं, खेतीहर मजदूर भी हैं। अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आप देखें, किसान आत्महत्या बड़ा मुद्दा है। किसान को आप अन्नदाता कहते हो, आप कहते हो जय जवान जय किसान, आप कहते हो किसान ही क्या है, इस राष्ट्र के उद्धारक हैं। ये जो कृषि है यही क्या है, जीवन रेखा है भारत की। आप कहते हो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। तो देखो ना कितनी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें की जाती हैं। कहा जाता है ये जो किसान है, किसान को अन्नदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्नदाता कहा जाता है। दूसरा, आप कहते हो जय जवान जय किसान, क्या कहते हो? जय जवान जय किसान। ठीक है, इसके साथ ही कहा जाता है ये जो कृषि है ये देश की जीवन रेखा है, रीढ़ है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। तो इतनी सारी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें की जा रही हैं और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और आत्महत्याओं का प्रतिशत 18% बढ़ गया है। और इसके पीछे बहुत ज्यादा व्यक्तिगत कारण नहीं है, ये मुद्दा इसलिए है क्योंकि यह सरकार की नीतियां, कृषि व्यवस्था, ये बहुत बड़ा यहां पर कारण बन जाता है, इसलिए मुद्दा बनता है। आत्महत्या तो चलो ठीक है, लोग करते हैं, अलग अलग कारणों से करते हैं। जब कॉमन कारण हो जाए सभी के तो मुद्दा बन गया ना, समस्या बनी पहले यार कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं,
फिर देखा यार किसानों की आत्महत्या के कारण सामान्य एक ही वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर वो मुद्दा बनता है। अब अगर आप देखेंगे कि किसान आत्महत्या के कारण क्या है, तो देखो कारण जो है अगर आप सामान्य रूप से देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है, वही है साख का, कृषि साख का मुद्दा। सरकार आज तक कृषि साख की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाई क्रेडिट की, क्योंकि आप सभी जानते हो कोई भी काम आपको करना हो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है और आपको उस पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे अपनों से करो या परायों से करो या फिर सरकार से करो। तो इतना बड़ा क्षेत्र जो आप बोलते हो कृषि आधार है, इतने सारे लोगों का जीवन दायन करती है, जीवन दायनी है, ठीक है, इतने लोगों को रोजगार देती है, रीढ़ है, और उसी की आपने क्या कर रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी है। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में साख की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, बहुत आसानी से बहुत अच्छी मात्रा में सभी लोगों को ऋण उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो फिर क्या कर रहे हैं यही लोग, फिर साहूकारों महाजनों से उधार ले रहे हैं। अब उधार ले लेते हैं, पर आप भी जानते हो कि फसल में अनिश्चितताएं हैं। अनिश्चितताएं क्यों है? क्यों? क्योंकि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। कब मानसून दगाबाज निकल जाए पता नहीं, और ये हो ही रहा है। जलवायु परिवर्तन और बहुत सारी चीजों से मानसून में परिवर्तन देखा गया है, और उसका सबसे जो ज्यादा है नुकसान किसको सहना पड़ रहा है? किसानों को सहना पड़ रहा है कि नहीं सहना पड़ रहा? सहना पड़ रहा है। अब मानसून से बेचारी की फसल तबाह हुई, यहां फसल तबाह भी हुई तो यहां से भी पैसा गया, और ये जो साख है उसने बोला कि अब हम भूमि छीनेंगे। और किसान की सबसे बड़ी जो मजबूरी है पता है क्या है? कहीं ना कहीं आप सभी लोग अगर देख पाएंगे तो खेती बहुत लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो मजदूरी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक स्वाभिमान का गुण होता है, और स्वाभिमानी लोग बहुत जल्दी क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं जब कोई उनका अपमान करे तो। और खेती वही लोग आज कर पा रहे हैं जिनके अंदर थोड़ा सा स्वाभिमान है, क्योंकि बहुत तकलीफें हैं खेती में, बहुत तकलीफें हैं, फिर भी उस खेत की तकलीफें उनको अच्छी लगती हैं दूसरे के अपमान से, कि वो नहीं सह पाएंगे, वहां नहीं कर पाएंगे, दूसरे का काम नहीं कर सकते। और यही लोग जब इस दुष्चक्र में फंस जाते हैं तो फिर वो क्या रास्ता चुनते हैं? ये रास्ता चुनते हैं। इसीलिए बड़ा मुद्दा बनता है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? और भी सही कई सारे कारण हैं, ठीक है, पर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान वही है जो इसका कारण है। कारण क्या है? कृषि साख नहीं उपलब्ध होना, कृषि में अनिश्चितता होना। तो भाई क्या करो आप? एक तो सबसे पहला, जब कभी कोई इस तरीके की उलझनों में पड़ता है तो आप तो वही करो, कृषि साख की व्यवस्था करो। अब ऐसे मत लिखो कृषि साख की व्यवस्था करो, वो तो ऊपर से ही पता चल रहा, कैसे करो वो लिखो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार किया जाए, प्रत्येक बैंक जो भी हैं उन सबको क्या किया जाए? ग्रामीण क्षेत्र में जाने की बाध्यता हो। आप भी जानते हो कि बैंकों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत, अभी 40% प्राथमिक क्षेत्र में उनको ऋण के रूप में देना होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में दिए जाने वाला ऋण जो वर्तमान समय में लगभग 40% है, उसको बढ़ाकर सिफारिश की गई कि 60% कर दिया जाए। जितनी भी वाणिज्यिक बैंकें हैं उनको अनिवार्य कर दिया जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में भी उनकी शाखाएं हो। वाणिज्यिक बैंकों पर अनिवार्यता लगा दी जाए कि कृषि क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में दिए जाने वाले ऋण का जो आज 40% है वो बढ़ाकर 60% कर दिया जाए। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का रुक गया है, विस्तार रुक गया है, उसको वापस से बढ़ाया जाए। सहकारी बैंकों को बढ़ावा दिया जाए। तो जब इस तरीके के प्रयास आप करेंगे तो आप देखेंगे कृषि साख की एक बहुत ज्यादा पूर्ति होने लगी ग्रामीण क्षेत्र में भी, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं जो है उसका लाभ प्रत्येक किसान को मिले। किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, सबसे अच्छी बात एक ये भी है किसान क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। इसके अलावा जब ये किसान इस तरीके से ऋण ले रहा है, ठीक है, तो वो ऋण चुका देगा कब? जब उसकी फसल आएगी। और फसल कब आएगी? जब उत्पादन होगा।
अगर उत्पादन नहीं होता तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए? उस स्थिति में उसका बीमा होना चाहिए। तो किसान आत्महत्या को दो तरीके से रोका जा सकता है। कृषि साख की उपलब्धता कर दो। कृषि साख की उपलब्धता के लिए वाणिज्यिक बैंकें आप खोलो, अनिवार्य कर दो कि ग्रामीण क्षेत्र में भी खोलना। ऐसा नहीं कि शहरों में बैठे मुनाफा कमाओ और जाओ। ग्रामीण क्षेत्रों में भी काम करो। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया गया था, पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अनिवार्यता कर दो भैया। लाइसेंस तभी होगा जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकें खोली जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक हो, उसके अलावा बैंकों को जो वित्त मिलता है खर्च करने के लिए, ऋण देने के लिए, उसका 40% नहीं 60%। जब देश की 50-60% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है तो पूरे पैसे का सिर्फ 40% क्यों उसको मिल रहा है ऋण के रूप में? 60 ही मिले ना भाई। तो जितनी आबादी उतना पैसा उस पर खर्च हो। तो कृषि क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में ऋण का कितने प्रतिशत जाना चाहिए? 60% जाना चाहिए। अभी कितना जाता है? 40%। तो प्राथमिक क्षेत्र में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण का प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, 40 से 60 कर दिया जाए। अगर फसल नुकसान हो जाता है तो बीमा उपलब्ध कराया जाए। बीमा किस लिए? इसीलिए है। पर आप यहां पर झोल देखो क्या है। बीमा से होता है बहुत ज्यादा फायदा। क्या होता है? बीमा से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसीलिए क्या कर रखा है, सरकारों ने अपनी बीमा कंपनियां खोल रखी हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई। क्योंकि सरकारों को पता है हर साल जबरदस्ती बीमा अनिवार्य कर दो, बीमा अनिवार्य करके पैसा ले लो किसानों से और उस पर बहुत सारी शर्तें लगा दो। अब कृषि क्षेत्र में बीमा भी एक बड़ा मुद्दा है। आप उनका बीमा कराते हो, बीमा की जो न्यूनतम राशि है, जो शुल्क है, वो कम करते हो। जब आप कम करते हो, 1-2% रखते हो, तो उसके हिसाब से 1-2% आपको क्या मिलता है? रिकवरी रेट मिलता है, जो भी है। और उसके अलावा शर्तें बहुत सारी हैं। इतने बड़े क्षेत्र में 50% लोगों को नुकसान पहुंचा। अरे भाई, एक किसान है, अगर उसको नुकसान पहुंचा तो क्या उसकी पूर्ति नहीं होगी? अभी नहीं होती है। तो जो बीमा की प्रीमियम दरें हैं, प्रीमियम की जो राशि है, वो बहुत कम है। सरकारें उसको कम करने के लिए, क्योंकि सरकारें क्या करती हैं, 2000, 3000, 1 रुपए में बीमा बोलती हैं, हम फिर 3000 भर देंगे। अरे सरकार लोगों को दो ना आप। तो जैसे जीवन बीमा होता है, आपको कितने का कराना है? 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का। ऐसा किसानों को दो ना आप, कितने का कराना। आपने 2000 का उसका बीमा कर दिया, नुकसान हुआ, कितना मिला? 6-6 हजार रुपए, 7-7 हजार रुपए। उससे क्या हो रहा भाई? तो बीमा का लाभ कमाने के लिए क्या करते हैं? अधिकतर क्षेत्रों में देखना आपकी सरकारों ने बीमा कंपनियां बना रखी हैं। मध्य प्रदेश सरकार के अलग है, भारत सरकार के अलग है। प्राइवेट सेक्टर को वो आने ही नहीं दे रहे उस क्षेत्र में। तो इसको थोड़ा सा समझो आप। जब तक आप एक प्रीमियम बीमा की एक राशि होती है कि भाई आपको कितने लाख का बीमा कवर चाहिए, आपने कहा बीमा लाख कवर, मुझे बीमा कवर जो चाहिए, आपको 10 लाख रुपए का बीमा कवर चाहिए, उसकी एक राशि होगी। हो सकता है उसके लिए आपको 2 लाख, 3 लाख, 40,000, 50,000, 60,000 रुपए खर्च करने पड़े। पर किसानों के साथ ऐसा नहीं है। किसानों की प्रीमियम जो दरें बहुत कम है, उसी हिसाब से उनको गुणा भाग करके बीमा कवर दिया जाता है। 6,000, 7,000, 8,000, 9,000। उसमें भी बहुत सारी शर्तें, इतना प्रतिशत नुकसान हो, इतने लोगों का नुकसान हो, पूरे क्षेत्र का आकलन किया जाएगा, फिर दिया जाएगा। अरे किसान अकेला ऋण लेता है, अकेले किसान की समस्या है, इसीलिए फिर किसान आत्महत्या करते हैं। तो ये इसमें सुधार किया जाए। तो यहां पर आप लिखेंगे बीमा की प्रीमियम राशि को लेकर हो, बीमा कंपनियों को लेकर हो, बीमा कवर को लेकर हो, ठीक है, बीमा कवर की जो राशि प्रदान की जाती किसानों को, उसको लेकर इन सब में सुधार किए जाए, इनको तार्किक बनाया जाए। तो अगर ऐसे काम हम कर लेते हैं तो बहुत हद तक ये जो समस्या है इसका समाधान किया जा सकता है। अब ये किसके हाथ में है? ये है सरकारों के हाथ में, ठीक है। जीएम क्रॉप, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि खेती में एक बहुत बड़ी समस्या बनती है। क्या समस्या बनती है? कीट, रोग, इन सब की, कीट, रोग, सूखा, ठीक है, नमी, बहुत सारी समस्या बनती है। कीट, रोग, सूखा, ये बहुत बड़ी समस्या है। और उत्पादन की, ठीक है।
कीट रोग, सूखा उत्पादन, ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तो क्या हुआ आप सभी जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी आई। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, जैव प्रौद्योगिकी ने क्या किया, जैव प्रौद्योगिकी ने डीएनए स्ट्रक्चर में बदलाव किए। कैसे, वांछित जीन, वांछित जीन मतलब उसको जो जरूरत थी वो उसने ला लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया, वांछित जीनों का प्रवेश कराना शुरू कर दिया, और इस वांछित जीन के माध्यम से हमने क्या किया, एक फसल तैयार की जीन मॉडिफिकेशन करके, इसलिए उसको कहा जाता है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। तो जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या किया, वांछित जीनों को प्रवेश कराकर, ठीक है, जीव की संरचना में जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप तैयार की, जो हो सकता है कीट प्रतिरोधी हो, रोग प्रतिरोधी हो, सूखा प्रतिरोधी हो, अधिक उत्पादन देने वाली हो। तो इस तरीके से हमने बहुत सारी फिर फसलें तैयार कर ली, और उन फसलों के नाम हैं, आप सभी जानते हैं, बीटी बैगन, ठीक है, बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, उसका एक क्रे जीन है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए इन फसलों को। अब मैंने आपको बताया ये मुद्दा कहां है, मुद्दा यहां पर यह है कि ये बीटी बैगन और जो बीटी कॉटन है, इन सबको लेकर कुछ अनिश्चितताएं जाहिर की जाती हैं, प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाते हैं। पहला प्रश्न चिन्ह यह लगाया जाता है कि अगर ये बीटी बैगन और बीटी कॉटन प्रयोग में लाए जाते हैं, तो हमारी जो परंपरागत फसलें हैं, हमारे जो बीज हैं, वो क्या होंगे, वो बीज समाप्त हो जाएंगे। जब बीज समाप्त हो जाएंगे, बस एक ही बीटी बैगन बीटी कॉटन चलेगा, तो बीज, परंपरागत बीज खत्म हो जाएंगे। इससे जैव विविधता खत्म होगी, फसलों में जो विविधता है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक इशू ये भी आ रहा है कि अगर इस तरीके से चलाइए बीटी बैगन बीटी कॉटन हम बोते रहेंगे, तो ये बताओ कि ये जो बीटी बैगन है बीटी कॉटन है, इसकी पूर्ति कौन कर रहा है, इसकी पूर्ति कर रहा है मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसीज। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी इसकी पूर्ति कर रही है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि हम इन मल्टीनेशनल कंपनियों पर निर्भर हो जाएंगे। तो फिर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर पाएंगे क्या? जब भारत की 50% आबादी जो खेती से जुड़ी हुई है, वो बीज के लिए मल्टीनेशनल कंपनी मॉन्सेंटो और बायर पर, जो कि अमेरिकी और जापान की कंपनी है, अब तो एक ही हो गई, मॉन्सेंटो ने बायर का वो कर लिया, अधिग्रहण कर लिया है, एक ही कंपनी बची है, मॉन्सेंटो बायर। और वो मल्टीनेशनल कंपनी पर जब हम अपने बीज के लिए, हमारी देश की 50% आबादी जो खेती से जुड़ी हुई है, वो क्या होगी, निर्भर होगी, फिर हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो बीज हैं, बीटी कॉटन बीटी बैगन, ठीक है, इन सब की कीमतें आप देखेंगे बहुत ज्यादा हैं। छोटे किसानों को, सीमांत किसानों को इनके उपयोग में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, कीमतें ज्यादा हैं। इसमें आप जानते हो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप भी हैं, इनका जो बीज है एक बार बोने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। पर हमारा बीज कैसा होता है, एक बार बो, दो बार बो, फिर उगाओ, फिर बो, फिर बो, वही बीज है, वही दाने हैं, अनाज है। ऐसे दाने जो आप खाने के लिए उपयोग में लाते हैं उनको अनाज कहते हैं, ऐसे दाने जिनका उपयोग आप बोने के लिए लाते हैं उनको बीज कहते हैं। फसल होती है, क्या होती है, फसल होती है, फसल के क्या होते हैं, दाने होते हैं, अनाज दाने होते हैं, ठीक है, फसल में दाने होते हैं। ठीक है, अगर इस दाने का उपयोग आप खाने के लिए लाने वाले हो तो उसको कहते हैं अनाज। अगर इस दाने का उपयोग आप बोने के लिए उपयोग में लाते हो, बुवाई के लिए, तो उसको कहते हैं बीज। पर बीटी बैगन बीटी कॉटन से आपको कभी भी बीज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें इस तरीके के जीन डाल दिए गए हैं, ट्रांसजेनिक जीन जिनको कहा जाता है, ट्रांसजेनिक क्रॉप कह देते हैं फिर उसकी वजह से, कि उनमें ऐसी क्षमता नहीं होती कि दोबारा से वो उत्पादन कर सके। तो आपको क्या है, आप पर बाध्यता होगी, हर बार आपको बीज इन्हीं से खरीदना है। आप पर बाध्यता होगी कि आपको बीज इन्हीं से खरीदना है।
इसके अलावा आप देखेंगे बीटी बैगन, बीटी कॉटन में अब अलग अलग प्रकार के उन्होंने जीन डाल डाल के इस तरीके से क्या, फूल लाने के लिए फिर स्प्रे करो, बड़ा करने के लिए फिर स्प्रे करो, इस तरीके से कई प्रकार की दवाइयां भी बार बार, जर्मिनेशन के लिए अलग, फूल के लिए, फ्लावरिंग के लिए अलग, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर किसानों को वो अपने चंगुल में फंसाते जाएंगे और किसान फंसता जाएगा। और एक और क्या होते जाएगा, यहां से आप देखेंगे ये बीज और ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होते जाएंगी और किसानों के पास फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अगर आपको खेती करनी है तो मोनसेंटो बायर से बीज खरीदो। तो भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी आबादी खेती से जुड़ी हुई है और किसानों की हालत आप जानते हो, 86% लघु और सीमांत किसान हैं, 86% से अधिक लघु और सीमांत किसान हैं और बहुत बड़ा वर्ग सिर्फ अपने लिए खेती किस लिए करता है, जीविका निर्वाह के लिए। इसके बाद पर्यावरणविद और स्वास्थ्यविद जो हैं वो चिंता जाहिर करते हैं कि यार अभी अभी तो प्रयोग में लाए हो, भविष्य का क्या पता कि हमको ही नुकसान पहुंचाए। आप कह रहे हो कि बस पिंक बॉल बम को मारेगा ये, अरे भाई क्या पता किस किस को मारेगा। आपने क्या पूरे पृथ्वी के कीटों पर इसका प्रयोग करके देख लिया? क्या देख लिया 100 साल बाद क्या प्रभाव होंगे इसके? नहीं देखा ना। तो इसका परीक्षण करो, प्रयोग करो, इतनी जल्दी क्या है। तो जब कभी बीटी बैगन, बीटी कॉटन की अनुमति या इसके विस्तार की बात होती है, अन्य फसलों के विस्तार की बात होती है जीएम क्रॉप में, तो इसका विरोध किया जाने लगता है और फिर ये मुद्दा बन जाता है। ठीक है, चलो समाधान क्या है? समाधान यही है कि भाई इस पर रिसर्च करो, अनुसंधान करो, इसके दूरगामी परिणामों पर परीक्षण किए जाएं। ठीक है, पहला क्या मुद्दा आ रहा है कि भैया इससे दूरगामी परिणाम खराब हो सकते हैं, जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। तो भैया परीक्षण करो ना, हर चीज का परीक्षण किया जा सकता है, इसका भी करो। दूसरा जो मुद्दा हमको डर लग रहा है कि बीज जो है, परंपरागत बीज हमारे खराब हो जाएंगे, हमारी विविधता खत्म हो जाएगी। तो भाई जो परंपरागत बीज है उनका भी संरक्षण करो, जीन बैंक बनाओ, बीज बैंक बनाओ, जिससे हमारे परंपरागत बीज खत्म ना हो। तो जीन बैंक बना लो, बीज बैंक बना लो। इसके अलावा तुमको लग रहा मल्टीनेशनल कंपनियों पर हमारी निर्भरता हो जाएगी, उनकी मोनोपोली हो जाएगी, किसान निर्भर हो जाएंगे उन पर, भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। तो भैया भारत में भी R&D कराओ। भारत में कृषि विज्ञान अनुसंधान संस्थान है बहुत सारे, कृषि महाविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनको खड़ा करो। तकनीकी रूप में पिछड़ो मत, जो समस्याएं हैं उनको समाधान करो। तो अगर आपको लग रहा है बीज खत्म हो जाएंगे तो बीज बैंक बनाओ, जीन बैंक बनाओ। आपको लग रहा है विविधता खत्म होगी तो विविधता का संरक्षण करो, मल्टीनेशनल कंपनियों पर बाध्यता लगाओ, भारत में R&D करो, आप भारत की कंपनियों को प्रोत्साहित करो, भारतीय विश्वविद्यालय अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करो कि आप जीएम क्रॉप तैयार करें जो हमारे किसान उपयोग करेंगे, भारत में उनके उत्पादन को बढ़ावा दो, कीमतों पर आप लगाम लगाओ। ठीक है, जब बड़ी मात्रा में आप उत्पादन करोगे तो कीमतें हो ही जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान भी आप कर सकते हो। फिर इसके बाद है सब्सिडी। चलो ये बड़ा मुद्दा है, सब्सिडी और इससे संबंधित मुद्दे। आप सभी जानते हो सब्सिडी का मतलब क्या होता? सब्सिडी का मतलब होता है सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद। कौन देता है? सरकार। जब सरकार क्या करती है, आपको आर्थिक मदद देती है, क्या देती है? आर्थिक मदद देती है, तो उसको आप क्या कहते हो? उसको आप सब्सिडी कहते हो। अब आर्थिक मदद कैसे होती? कभी कभी सरकार होती है कि आपको सीधा पैसा दे देती है, 500 रुपए दे दिए आपको। कभी कभी सरकार क्या होती है, कीमतें कम कर देती है, कीमतें कम कर देती है। तो जब सीधे 500 दे देती है तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सब्सिडी, और जब कीमतें कम करके वस्तु सेवाएं आप तक पहुंचाती है तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष सब्सिडी। तो एक होती है डायरेक्ट प्रत्यक्ष सब्सिडी और एक होती है इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष सब्सिडी। ठीक है, तो सरकार जब हमको आर्थिक मदद देती है, सरकार के द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद को, आर्थिक सहायता को सब्सिडी कहा जाता है। अब सब्सिडी क्यों दी जाती है? सब्सिडी इसलिए दी जाती है, इसके पीछे कई सारे उद्देश्य होते हैं। क्या उद्देश्य होते हैं आप खुद बताओ किसी को। अब देखो इस तरीके से मत समझो कि सब्सिडी क्यों दी जाती है, अरे इस तरीके से समझो किसी को पैसा क्यों दिया जाता है। पैसा इसलिए दिया जाता है कि बहुत सारे गरीब लोग
चीजों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए पैसा दिया जाता है। तो गरीब लोगों को या जो लोग उनका उपयोग नहीं कर सकते उन वस्तुओं का, उनको उपभोग कराने के लिए सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, कभी कभी सब्सिडी क्यों दी जाती है, पैसा क्यों देते हम किसी को कि भाई इस चीज को करके देखो, चलो ठीक है फ्री में करके देखो। तो अगर किसी तकनीक को बढ़ाना होता है, किसी तकनीक को प्रोत्साहित करना होता है, जैसे अभी गैस सिलेंडर को तकनीकी प्रोत्साहन है, सोलर पैनल सब्सिडी में है, तकनीकी प्रोत्साहन है, सोलर पंप सब्सिडी में है क्योंकि तकनीकी प्रोत्साहन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी में है क्योंकि वो तकनीकी प्रोत्साहन है। तो जब सरकार को लगता है कि लोगों को तकनीकी रूप से प्रोत्साहित करना चाहिए, तब भी सरकार सब्सिडी देती है। ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडी है, सोलर पैनल में सब्सिडी है सब्सिडी की नहीं है। पर डीजल, पेट्रोल, डीजल इंजन में इनमें सब्सिडी नहीं है क्योंकि इनका तो उपयोग आप कर ही रहे हो। तो गरीबी से लड़ने के लिए जो गरीब ऐसे लोग हैं जो अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तो उनको फिर सरकार मदद देती है कि ठीक है भैया चलो ले लो, कर लो। कभी कभी तकनीकी के उपयोग के बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए सब्सिडी दी जाती है। प्रतिस्पर्धा कैसे बनती है, मान के चलो उद्योग को सब्सिडी देते हैं, ठीक है। क्या होता है, अभी आप भी जानते हो कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। चाइना में जो वस्तुएं उत्पादित होती है उनकी लागत बहुत कम आ रही है क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों से, ठीक है, और वहां पर कच्चे माल की पूर्ति होने से वहां की जो वस्तुएं होती हैं उनकी उत्पादन लागत कम है, और भारत में उसी वस्तु की उत्पादन लागत वहां से अधिक है। तो क्या कभी भारत में वो वस्तु सेम रेट में बिक पाएगी? नहीं बिक पाएगी, क्योंकि जिसकी लागत ही ज्यादा है वो कैसे प्रतिस्पर्धा करेगी। पर उद्योग जरूरी है, क्यों? क्योंकि उद्योगों से रोजगार पैदा होता है, रोजगार से लोगों की आय बनती है, आय से बचत होती है, बाजार विकसित होते हैं, अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। तो उद्योग जरूरी है, इसलिए फिर सरकार प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए सब्सिडी दे देती है। जैसे भारत का गेहूं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोग की लागत ज्यादा है। अमेरिका में 10-10 हजार हेक्टेयर का खेत होता है, वहां हेलीकॉप्टर बड़ी बड़ी मशीनों से खेती कर दी जाती है, सिंचाई की सरकारों ने व्यवस्था कर रखी है, एक साथ 1000 कई हजार हेक्टेयरों में एक साथ पानी चला जाता है। यहां पर हम लोग 1-1 एकड़ में खेल रहे हैं, वहां 10-10 हजार हेक्टेयर का एक खेत हो रहा है मशीनरी से। यहां पर हम लोग की कटाई की लागत, आप किसी किसान से पूछे कि धान गेहूं की कटाई की लागत क्या है, तो वो बताएगा आपको 1600 रुपए, 1700 रुपए, 3000 रुपए, और वहां पर अमेरिका में 100 रुपए, 150 रुपए। इतना अंतर है, हजार हजार रुपए का अंतर है लागत में हमारी और उनकी। तो फिर क्या करना पड़ता? प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए सरकार बोलती ठीक है चलो 2500 में सहा तुम्हारा गेहूं, ठीक है आ जाओ। तो सब्सिडी सरकार आर्थिक मदद देती है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए देती है कि गरीब कुछ मूलभूत वस्तुओं का उपयोग कर लें, ठीक है। इसके अलावा तकनीकी को प्रोत्साहन करने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए, और भी कई सारी चीजें। अब यहां पर मुद्दा कहां है, इसको समझना है। आप सभी जानते हैं कि ये जो सब्सिडी है, ये मुद्दा बना कब से? जब से WTO बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो कि बना है 1 जनवरी 1995 को, गेट की जगह पर, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ बना था, उसकी जगह पर 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, जिनेवा मुख्यालय में, ठीक है, स्विट्जरलैंड। अब ये WTO जो बना, इसके तहत हम भी संस्था सदस्य हैं WTO के। अब इसने बहुत सारे एग्रीमेंट किए, समझौते किए सदस्य राष्ट्रों के साथ, ठीक है। और उसमें से एक जो समझौता है वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो WTO ने सदस्य राष्ट्रों के साथ एक समझौता किया, किस पर? कृषि पर, जिसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है।
ठीक चल रहा सब? सर मेंस दिया था, प्री का स्टार्ट नहीं की, पढ़ाई अगले वीक से स्टार्ट करेंगे तो क्या यार। चलो, तो डब्ल्यूटीओ ने सदस्य राष्ट्रों के साथ एक समझौता किया जिसको आप कहते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में यह व्यवस्था की गई कि जो विकासशील राष्ट्र हैं कितने प्रतिशत तक सब्सिडी दे पाएंगे। तो विकासशील राष्ट्रों के लिए इसकी एक सीमा तय की गई थी, वो थी 10% की सीमा। कितने प्रतिशत की? 10% की सीमा तय की गई थी। और विकसित राष्ट्रों के लिए थी 5%। ठीक है, इसको कॉन्सेप्ट को आप समझना। विकासशील राष्ट्रों के लिए 10% और विकसित राष्ट्रों के लिए अपनी कुल बजटीय व्यवस्था का 5% सब्सिडी के रूप में देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अमेरिका कितना दे सकता है? 5%। और भारत कितना दे सकता है? 10%। ठीक है, अपने बजट का। सोचो इसको, बजट का देखना। देखो इस तरीके से लोग हम लोग के साथ खेलते रहे, हम लोग को समझ में नहीं आया। अमेरिका का बजट है 1000 रुपए उस समय, कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, और भारत का बजट आएगा 10 रुपए। सबसे ज्यादा सब्सिडी की जरूरत, आर्थिक मदद कहां जरूरत है? जो विकासशील है, जहां पर गरीब है, जहां पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर तकनीक का प्रचलन नहीं है, उनके लिए है 10% और विकसित राष्ट्रों के लिए 5%। बजट का देख रहा हो, प्रतिशत में उन्होंने खेला। बहुत बड़ा अंतर कहां है? हमको 5, तुमको ज्यादा, तुमको तो ज्यादा है बजट का। और इनका बजट कितना है? इनका है 1000, अपना है 10, तो 1000 का 5% कितना हो गया? 50, और 10 का 10% 1 रुपए। मतलब अमेरिका अपने किसानों को 50 रुपए सब्सिडी देगा और भारत 1 रुपए। किसके किसान विकसित होंगे? अमेरिका के। और आने वाले वर्षों में एक लंबी अवधि के बाद, 5 वर्षों बाद इसको खत्म करना था। 95 के बाद 2000 तक तो इसको खत्म करना था। फिर थोड़ी सी और अवधि बढ़ा दी गई, फिर और बढ़ा दी गई, चलते जा रही है। पर उसको मुद्दा अब ये डब्ल्यूटीओ इसीलिए बना रहा है, अमेरिका जैसे दोस्त भारत में दी जाने वाली सब्सिडी का विरोध करते हैं और डब्ल्यूटीओ के द्वारा इस पर दबाव बनाया जा रहा है कि सब्सिडी को खत्म किया जाए। अगर भारत में सब्सिडी को खत्म कर दिया जाएगा तो गेहूं वही बिकेगा 1100 रुपए क्विंटल, और हमारी 1100-1200 रुपए तो लागत ही आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां तकनीकी विकास नहीं हो पाया है, हमारे यहां पर भूमि सुधार नहीं हो पाया है, हमारे यहां पर कृषि में अनुसंधान विकास नहीं हो पाया है, यंत्रीकरण को बढ़ावा नहीं मिल पाया है, सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित नहीं हो पाए। इन्होंने 50-50 रुपए खर्च किए, भारत 1-1 रुपए कर करके। अब ये लोग बोल रहे भारत से अब तुम बंद करो, क्योंकि अब सब्सिडी का समय सीमा खत्म हो गई है। इसीलिए ऐसे राष्ट्र क्या कर रहे हैं? सब्सिडी भारत में खत्म करने की बार बार सिफारिश कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ में केस चल रहा है भैया भारत पर कि सब्सिडी को खत्म करो, और भारत को आने वाले समय में सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी। डब्ल्यूटीओ का सदस्य तो करनी पड़ेगी, समझो इस बात को, बहुत जल्दी सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी। सरकारों का बहुत बड़ा रोल नहीं है। जो भी सरकार आएगी, एक आध सरकार तो इसीलिए जाएगी आने वाले सालों में क्योंकि सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी। एक आध सरकार इसलिए जाएगी, अब वो जिसकी भी आए। पर यह है कब? जब 1995 में समझौता हुआ था। ठीक है, चलो सब्सिडी समझा आपने। इससे जुड़ा मुद्दा क्या है? इससे जुड़ा मुद्दा यह है कि इस क्षेत्र में सब्सिडी जो दी जाती है उनके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रीन सब्सिडी। कौन सी सब्सिडी होती है? एक होती है ग्रीन सब्सिडी। और ये ग्रीन सब्सिडी को माना जाता है कि किसी भी तरीके से व्यापार में विकृति पैदा नहीं करती है, इसलिए इस पर रोक नहीं होनी चाहिए। चाहे आप R&D पर खर्च करते हो, रिसर्च एवं अनुसंधान पर, ठीक है, इसके अलावा आप आपदा के समय खर्च करते हो, ठीक है, तो अगर आप R&D पर खर्च कर रहे हो, आपदा पर खर्च कर रहे हो, तो इस तरीके से आप सब्सिडी दे सकते हो, इससे कोई हर्ज नहीं है।
R&D पर खर्च कर सकते हो। समझ रहे हो, थोड़ा सा समझना है यहां पर चालाकी। आप R&D पर खर्च करो, कितना ही पैसा खर्च करो सब्सिडी के रूप में, आप पर कोई रोक नहीं लगेगी, क्योंकि व्यापार में विकृति पैदा नहीं करता है। ठीक है। ब्लू सब्सिडी, ग्रीन, ब्लू, इसमें कहा गया है कि व्यापार में विकृति पैदा करने के लिए उत्पादन को कम करने, ठीक है, उत्पादन कम करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को इसमें रखा जाएगा। उत्पादन कम करने के लिए मतलब समझे कैसे? जैसे मान के चलो भारत में सभी लोग क्या कर लें, गेहूं गेहूं बोले, पूरा राष्ट्र क्या कर ले, गेहूं की बुवाई कर दे, तो क्या होगा एक दिन ये होगा कि पूरे राष्ट्र में अगर गेहूं बो दिया जाए तो गेहूं की कीमत 500-600 रुपए आएगी, आ जाएगी, क्योंकि सब लोग गेहूं बो देंगे। तो विकसित राष्ट्र क्या करते हैं, वहां पर उत्पादन को कम करने के लिए ये लोग सब्सिडी देते हैं, किसानों से कहते हैं नहीं तुम ऐसा करो, इस साल खेती मत करो, क्योंकि हम लोग को बस इतना ही मक्का चाहिए, इतना ही गेहूं चाहिए, तो आप क्या करो, भूमि को परती डाले रहो, हमसे पैसा ले लो, उत्पादन कम करने के लिए यहां सब्सिडी देते हैं, कहते हैं कि ये भी विकृति पैदा नहीं करती। अब यहां पर देखो आप, R&D किसके यहां हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे ज्यादा अमेरिका में, उस सब्सिडी को गलत नहीं माना जाएगा, वो विकृति पैदा नहीं कर रही है। उत्पादन कम करना है, क्या करना है, उत्पादन कम करना है। आप अगर उत्पादन कम कर रहे हो, ठीक है, तो भी उस सब्सिडी को गलत नहीं माना जाएगा। आप किसानों से कह दो कि भैया हम ये जो खेत है इसको खाली छोड़ दे रहे हैं, आपको पैसा दिया जाएगा। ये कहां होगा, भारत में होगा कि अमेरिका में होगा? भारत में लग रहा है आपको ऐसा कर पाएंगे हम लोग? यहां भी सब्सिडी को गलत नहीं माना जाएगा। कौन सी सब्सिडी को गलत माना जाएगा, बस देखो यहां पर अंबर बॉक्स में जिस सब्सिडी को रखा जाएगा, जिसमें समर्थन मूल्य, न्यूनतम MSP, जो कीटनाशक, जो उर्वरक, जो कृषि यंत्रीकरण, सिंचाई, इन पर सब्सिडी जो दी जाएगी, वो सब्सिडी व्यापार में विकृति पैदा करेगी, इसीलिए इस सब्सिडी को WTO रोकेगा। और जो राष्ट्र इस सब्सिडी को देगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो देगा, जो कीटनाशक उर्वरक में सब्सिडी देगा, जो यंत्रीकरण पर सब्सिडी देगा, जो सिंचाई व्यवस्था पर सब्सिडी देगा, मतलब यंत्रों पर, ये पंपों पर, इस तरीके से, ठीक है, बहुत सारी चीजों को यहां भी है, कहीं भी एक दो चीजें, पर उसको इस तरीके से, ठीक है, जिन पर सरकार ने रोक लगा दी कुछ पर। ये क्या करेंगी, ये व्यापार में विकृति पैदा करेंगी, इसलिए इस प्रकार की सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। और इनको पहले से पता था कि ये वाली जो सब्सिडी है विकासशील राष्ट्रों में दी जाती है। इस सब्सिडी को खत्म करना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करना है, कीटनाशक उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करना है, इनको तो प्रमुख रूप से खत्म करना है। यंत्रीकरण और इसको चलो छोड़ भी दो एक बार, क्योंकि कहीं कहीं पर आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। पर MSP, कीटनाशक, उर्वरक, इन पर दी जाने वाली सब्सिडी अंबर बॉक्स में आती है, ये व्यापार में विकृति पैदा करती है, इसको समाप्त करना है। अगर इसको MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म कर दिया जाए, आप समझ रहे हो फिर क्या स्थिति होगी किसानों की, इसलिए मुद्दा है। उर्वरक पर सब्सिडी खत्म कर दी, अभी कुछ दिन के लिए यूरिया पर, DAP पर अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता ही चलेगा, DAP पर सब्सिडी खत्म कर दी थी, फिर कुछ दिन बाद सरकार को घोषणा करनी पड़ी, नहीं 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 नहीं, DAP पर सब्सिडी रहेगी, दुगने रेट हो गए थे सीधे। कीटनाशक, इन सब चीजों पर, तो ये यहां पर मुद्दा है। इस समस्या का समाधान क्या है? देखो, इस समस्या का बहुत बड़ा समाधान अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। दोहा वार्ताएं हुई हैं, उसके कुछ प्रावधान है, पर WTO इस शर्तों पर लगा हुआ है कि ये व्यापार में विकृतियां पैदा करती है, इनको आने वाले समय में समाप्त करना होगा। तो इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? इन समस्याओं का समाधान ये है कि सरकार को बहुत जल्दी इस दिशा में काम करने होंगे। क्या करने होंगे? सरकार को बहुत हद तक क्या करना होगा, कृषि उत्पादन को
क्या करना होगा, विविधीकरण करना होगा। इसलिए एक स्कीम भी लाई है सरकार के द्वारा, कई चयनित फसलों का क्या कर दिया जाएगा, विविधीकरण कर दिया जाएगा। मिश्रित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे खाद कीटनाशकों की मात्रा अपने आप हम लोग को कम लगने लगेगी। किसान जरूरत ही पैदा नहीं करेंगे तो हमको फिर सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जैविक खेती के जो उत्पाद होंगे वो अपने आप महंगे होंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से एक अभी तक तो यही प्रयास किए जाएंगे। बाकी ये जो सब्सिडी वाला मुद्दा है वो चलेगा, उसको सरकार के हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि वो WTO की नियम शर्तें हैं। तो सरकार यही कर सकती, कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देगी, मिश्रित फसलों का बढ़ावा देगी, जैविक खेती को बढ़ावा देगी। इस तरीके से क्या होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको कीटनाशक और उर्वरकों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे लोग सब्सिडी भी नहीं मांगेंगे। और आगे ये मुद्दा जैसे होते जाएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी, भाई आप ये बताओ, कहा जाता है ना देश की 70% आबादी, लगभग 54% आबादी क्या है, कृषि में संलग्न है। ठीक है, और देश की 70% आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। इतनी बड़ी आबादी जब कृषि क्षेत्र में जुड़ी हुई है तो सरकार का जो पूंजी निवेश मतलब समझते हो आप कि नहीं समझते? पूंजी निवेश समझते हो? जब रोड, सड़क, ये स्थायी अधोसंरचना बन रही होती है जिससे बाद में पैसा आता है, ठीक है, पैसा लगा उससे पैसा बनने लगे तो वो होता पूंजी निवेश। मतलब जब कभी आप इस तरीके से खर्च करो कि हमने 5 रुपए खर्च किए आज, आने वाले कुछ समय बाद इससे हमको 1 रुपए 2 रुपए जो भी है कुछ ना कुछ इनकम जरूर शुरू होगी। तो ये जो 5 रुपए निवेश है जिससे भविष्य में हमको इनकम शुरू होगी, इसको बोलते पूंजी निवेश। और अगर इस 5 रुपए का समोसा खा लिया तो कोई इनकम नहीं होगी भविष्य में, इसलिए उसको पूंजी निवेश नहीं बोलते। तो जब सरकार इस तरीके का निवेश करती है जिससे आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है, चाहे सिंचाई हो, वेयर हाउस हो, सड़क हो, पुल हो, ठीक है, इस तरीके की नहरों का विकास हो, बांधों का हो, तो उससे आने वाले समय में रिटर्न होगा कुछ ना कुछ। तो इस तरीके का जो निवेश होता है पूंजी निवेश होता है। अब कृषि क्षेत्र में निवेश की कमी है, पूंजी निवेश हो ही नहीं रहा है। आज भी देखो आपको वेयर हाउस नहीं दिखते, कहीं पर दिखते हैं, मंडियां नहीं दिखती, इतना बड़ा बड़ा, और आपको सब दिख रहा है। शहरों में आप जाओ, ये कार्गो, वो कार्गो, ये ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट, ये मेट्रो, वो सब चीजें। और जहां पर देश की इतनी बड़ी आबादी इतने सालों से लगी हुई है, वहां आज भी मंडियां नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। यहां पर 10-50 लोगों को आने के लिए इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए गए हैं, इतनी वर्ल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट चल रही हैं, व्यवस्थाएं हैं अरबों खरबों रुपए लगाकर। किन के लिए? 5, 10, 15, 20 लोगों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर वहां भी तो होना चाहिए जहां देश की इतनी बड़ी आबादी बरसों से लगी हुई है। और वही कृषि ही एकमात्र स्रोत है भारत का जहां से पूंजी का उत्पादन होता है। आप बताओ कहां से? बाकी उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र सिर्फ पूंजी का ट्रांसपोर्ट करता है, यहां से यहां, मेरा पैसा यहां आया, वहां से वहां चला गया। हम लोग कुछ उत्पादित नहीं करते, पर कृषि क्या करती है? पैसा पैदा करती है, जनरेट करती है। 5 से 10 रुपए बनाती है कौन? कृषि। 5 रुपए आप लगाओगे, 10 रुपए पैदा होंगे। कहां से होता है? सिर्फ ये कृषि से, क्योंकि 5 के साथ साथ ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। 5 रुपए प्लस प्राकृतिक संसाधन, वो 10 रुपए बन जाते हैं। यहां निर्माण हो रहा है पैसे का, पूंजी का। बाकी सभी क्षेत्र में क्या हो रहा है? बाकी सभी क्षेत्र में बस अदला बदली हो रही है, यहां का पैसा ही सब जगह लगाया जाता है। तो पूंजी निवेश की बहुत बड़ी कमी है। मात्र 6 लगभग 6%, मात्र 6% कृषि क्षेत्र में निवेश किया जाता है, मात्र 6%। और वो भी अब कम हो गया है, आने वाले समय में कम होते जा रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि कृषि अब लाभ का धंधा लोगों को नहीं लग रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य और उससे संबंधित मुद्दे। न्यूनतम समर्थन मूल्य समझते हो आप क्या है? किसानों का जो उत्पाद होता है
किसान के जो उत्पाद होते हैं क्या होते हैं, जो किसान या कृषि उत्पाद होते हैं, किसान के या जो कृषि उत्पाद होते हैं, उनकी कीमतों का संरक्षण करने के लिए, कीमतों का संरक्षण करने के लिए जो मूल्य तय किया जाता है, कौन सा मूल्य, जो न्यूनतम मूल्य तय किया जाता है, कृषि उत्पादों के कीमत संरक्षण हेतु तय किए जाने वाले न्यूनतम मूल्य को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है। पता है आपको? कीमत संरक्षण क्यों लिखा मैंने ये? क्योंकि जब कृषि उत्पाद होता है, अगर मान के चलो वो बाजार में लेकर आ गया उस उत्पाद को और वहां पर कई सारे उत्पाद आ गए, ठीक है, एक साथ बड़ी मात्रा में, और उसको खरीदने वाले नहीं है, तो फिर इस कृषि उत्पाद का जो मूल्य है वो उसकी लागत से कम हो जाता है। और अगर किसी चीज का मूल्य लागत से कम मिले तो फिर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं घाटा। और ये किसका होगा? किसान का। और जब किसी को कोई घाटा हो तो उससे वो क्या होता है? हतोत्साहित होता है, उसके उत्पादन के लिए वो प्रोत्साहित नहीं होता है। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय ना किया जाए और भारत में कोई खेती कर रहा हो और वो हर साल देखे कि उसको उसकी फसल का लागत का पैसा ही नहीं मिल रहा, तो वो एक दिन क्या करेगा? खेती बंद कर देगा। और अगर सोचो खेती बंद हो गई तो 121 करोड़ की आबादी खाएगी क्या? विदेशों से लाएगी। और जैसे ही विदेशों से हम लाने की कोशिश करेंगे तो आयात जो है हमारा एकदम से बढ़ जाएगा। और जैसे ही आयात बढ़ेगा तो हम पैसे से डॉलर खरीदेंगे, और डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर बढ़ जाएगा। तो अपने आप ही भारत में जो उत्पाद आएंगे, जब बड़ी मात्रा में आएंगे, तो वो अपने आप ही इतने महंगे होंगे कि इस एमएसपी से भी कई गुने रेट पर महंगे होंगे। समझ ही नहीं रहे इस बात को। एमएसपी देना जरूरी है। कैसे जरूरी है इसको थोड़ा सा समझो यार, इसकी गहनता को। मान के चलो ये किसान है, क्या है? ये किसान है। इस किसान ने क्या किया? 1000 रुपए लगाकर, ठीक है, एक उत्पाद तैयार किया, ठीक है, कोई हो, तुम हो, मैं हूं, कोई भी हो, ये किसान है, इसने 1000 रुपए खर्च किए और एक उत्पाद तैयार किया जिसको हम कृषि उत्पाद कह रहे हैं। अब आप बताओ, कोई 1000 रुपए लगाएगा तो वो उत्पाद कितने में जाना चाहिए? कितने में जाना चाहिए? आप कहोगे 1000 रुपए खर्च हुए हैं तो यार कुछ तो थोड़ा बहुत तो मिलना ही चाहिए, थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत। आप कहोगे यार कि अगर 1000 मतलब कम में तो जा ही ना। आप ये कहोगे कम में तो बिल्कुल ना बिके भाई, उसके 1000 रुपए लगे तो 1000 तो मिल ही जाए और थोड़ा बहुत और मिल जाए, तो लगभग 1200 रुपए आप कहोगे कि भाई इतना उसको मिल जाए तो ठीक है। पर स्थिति भारत में क्या है पता है आपको? भारत में स्थिति यह है कि 1000 रुपए लगाने के बाद वो बिक रहा है कभी कभी 800 रुपए में, कभी कभी 700 रुपए में, कभी कभी 900 रुपए में, कभी कभी 1000 रुपए में। मतलब उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अगर आप खुद बताओ किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कोई झक क्यों मराएगा? कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? कोई अपना पैसा खर्च क्यों करेगा? समय क्यों बर्बाद करेगा? मजदूरी कर लेगा। तो यही तो हो रहा है। इसीलिए लोग खेती किसानी छोड़ के मजदूरी करना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसका मूल्य ही नहीं मिल रहा है। और जब ये मूल्य नहीं मिलेगा तो खेती करने के लोग प्रोत्साहित होंगे कि हतोत्साहित होंगे? हतोत्साहित होंगे। और हतोत्साहित होंगे मतलब खेती को छोड़ देंगे। और सोचो, अगर किसान हतोत्साहित हो गया एक दिन तो फिर क्या होगा? ये जो आज 130 करोड़ हमारी आबादी हो गई होगी, वो तो 11 में थी, आज तो पता नहीं कितनी हो गई होगी, आने तो दो अभी, ठीक है, 135-36 करोड़ तो हो ही गए होंगे हम, क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट 17% कुछ नहीं थे, 17.3, उस हिसाब से बढ़ा लो, ठीक है, 135-36 करोड़ हो गए होंगे हम लोग। अब 135-36 करोड़ लोग कितने दिन भूखे रहेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। कहां से मांगोगे इनके लिए खाना? विदेशों से। कौन मांगेगा? देश मांगेगा। किस में देंगे? वो डॉलर में देंगे। और जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ेगी क्या होगा? रुपए का मूल्य कम हो जाएगा। अभी 70 रुपए में मिल रहा है, 100 रुपए में मिलेगा $1, 150 रुपए तक पहुंच जाएगा। एक दिन मांग के देख लो, पेट्रोल डीजल के लिए तो मांग रहे तो 70 पहुंच गया। जब 130 करोड़ लोगों के खाने के लिए हम मांगेंगे ना
तो 200 रुपए में एक डॉलर मिलेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। इसीलिए इस किसान को हतोत्साहित ना हो, भैया उसको लाभ बहुत ज्यादा ना हो पर इतना तो उसको कीमतों का संरक्षण मिले कि ठीक है यार, उसको लगे कि अगली बार फिर फसल उगाना है। इसीलिए सरकार कृषि उत्पादों की कीमत संरक्षण हेतु एक न्यूनतम मूल्य तय कर देती है कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी लागत से कम आपका बिक रहा है ये आपका उत्पाद, तो हम खरीदने तैयार हैं, इतनी कीमत पर तो हम खरीद लेंगे। अगर आपको इससे ज्यादा मिलता है तो फिर आप जाकर बेच दो बाजार में। यह है न्यूनतम समर्थन मूल्य और यही उसका उद्देश्य है। ठीक है, मुद्दा कहां है? मुद्दा यहां पर यह है कि सरकार 26-26 कुछ प्रोडक्ट का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती बस है, खरीदती नहीं है। खरीदती दो ही है, गेहूं और धान। 26 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है और खरीदती सिर्फ गेहूं और धान है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आप तय कर रहे हो इसका कोई आधार वाधार है कि नहीं? तो इसका इनका आधार गलत है। एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में वो बोलते कितनी लागत आई उसको जोड़ दिया, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट जोड़ दिया। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो विधि है लागत निर्धारण की वो गलत है। उसमें किसानों का और किसान के परिवार के श्रम को नहीं जोड़ा जाता। पता है आपको आज जैसे मान के चलो क्या हो रहा है हमारे यहां पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय हो रहा है उसमें पता है क्या जोड़ा जाता है? आज सिर्फ जोड़ा जाता है आपको खाद, बीज और इसके अलावा और छोटी लागतें हैं वो कितनी आई, कटाई बटाई और ये सब कीटनाशक उर्वरक की, इनको जोड़ के आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया जाता है। तो कुछ लोगों का कहना है भैया भूमि का किराया कहां, श्रम का कहां? तो यहां पर अभी ना तो भूमि का किराया जोड़ा जाता है, भाई वो भूमि का किराया भी तो जोड़ो ना। भूमि का किराया जोड़ा जा रहा है ना उस श्रमिक के परिवार का श्रम जोड़ा जा रहा है और आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर देते हो। फिर सरकार घोषणा करेगी कि न्यूनतम लागत का 1.5 गुना होगा। तो न्यूनतम लागत आप यहां बना रहे हो उसका 1.5 गुना करके भी क्या करोगे? तब भी जाके भूमि और श्रम का तो जोड़ ही नहीं रहे। एक किसान अपने खेत में पूरे साल काम करता है 365 दिन। अगर किसान उसकी लगा ले ना मजदूरी तो मजदूरी नहीं निकलती है खेती में, पूछ लो जाकर किसी से। तो ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। सीएसीपी जो है ठीक है छोड़ो इसको, ये मुद्दे हैं इससे जुड़े हुए। क्या होना चाहिए भाई? होना ये चाहिए कि जो भी फसलों का आप न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हो उन पर आप खरीदी कर लो यार, क्या जा रहा है आपका? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करो। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हो रहा है उसका निर्धारण एक वैज्ञानिक विधि के तहत किया जाए। उसमें भूमि का जो है चार्ज है उसको भी जोड़ दो और जो किसान है उसका परिवार है खेती पर काम कर रहा है उसके श्रम को भी जोड़ दो। उसके बाद आप लगाओ कि इतनी लागत आई होगी इसका हम इतना पैसा आपको देंगे न्यूनतम। किसान यही तो मांग कर रहा है कि भाई अगर उसको आप चाहते हो कि वो अपनी फसल उगाए खेती करे तो आप उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दो। आप हर चीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने तैयार हो, सबको संरक्षण दे रहे हो, खेती किसानी में कोई संरक्षण नहीं दे रहे हो। खेती हर मजदूरों की संख्या अधिक होना, अधिक होते जा रही है भैया। खेती हर मजदूर, समझ रहे हैं ना आप? कृषि में प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, चलो इसको कैसे समझो, ये मुद्दा है। क्यों मुद्दा है? देखो हमको क्या करना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है या भारत का विकास करना, आर्थिक विकास करना है कि नहीं करना है? करना है। तो जब हमको भारत का आर्थिक विकास करना है ठीक है, नहीं यार इतना गंदा नहीं चलेगा, ठीक है सब चलेगा पर इतना नहीं।
ठीक है, चलो चल जाएगा यार अब। ठीक है, अब जब हमको भारत का आर्थिक विकास करना ही है, ठीक है, तो आप भी जानते हो कि 130 करोड़ की आबादी है हमारी। ठीक है, लगभग आप भी जानते हो 54% कृषि से जुड़े हुए हैं। कितने प्रतिशत? 54%। और जब ये लोग कृषि से जुड़े हुए हैं 54%, लगभग 60 करोड़ लोग कहां जुड़े हैं? कृषि में। और जब हम देखते हैं कि कृषि से हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें इसका योगदान कितना है, तो निकल कर आता है 14%। मतलब 50% लोग काम कर रहे हैं और उनसे इनकम 14%। मतलब झोल है कहीं ना कहीं। झोल कहां है? झोल यही है कि ये जो 54%, जो 60 करोड़ लोग ये कृषि में काम कर रहे हैं, इनकी सीमांत उत्पादकता शून्य है। क्या है? सीमांत उत्पादकता शून्य है। और जब किसी कार्य को आप कर रहे हो और वहां पर आपकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो, तो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न रोजगार। सीमांत उत्पादकता शून्य होने का मतलब समझते हो? इसका मतलब यह होता है कि 5 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग? 1 2 3 4 5। ये 5 लोग इस खेत में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमको लग रहा है यार ये 5 लोग काम कर रहे हैं, बढ़िया है, बहुत सही। पर हमने इसमें से कहा यार इसको भगाओ यहां से, देखा फिर भी काम चल रहा है। हमने कहा इसको भी भगा दो यहां से, हमने देखा फिर भी काम चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 5 लोग हमको काम करते हुए दिख रहे थे, पर अगर असलियत में इन 2 को भगा दिया जाए तब भी यहां पर उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या? कि ये 2 काम जो कर रहे थे वो शून्य था। इसी को बोलते प्रच्छन्न बेरोजगारी, सीमांत उत्पादकता का शून्य होना। और भारत में इसीलिए 54% लोग लगे जरूर हैं, पर 14% सिर्फ योगदान है अर्थव्यवस्था में। इसका मतलब यही है। और जब हमारे देश की इतनी बड़ी विशाल आबादी ऐसा काम करेगी जिसका कोई प्रोडक्शन नहीं है, उनकी उत्पादकता ही शून्य है, इसका मतलब क्या? वो इस धरती पर बोझ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, पर वो कोई मतलब का काम नहीं है उनका, वो करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो ऐसे संसाधन का दुरुपयोग होने से अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं पहुंचता। तो यह भी मुद्दा है कि भैया अन्य वैकल्पिक चीजें तैयार करो, अन्य वैकल्पिक चीजें तैयार करो, क्योंकि इससे एक और आप ये देख रहे हो कि अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है, एक और ये भी तो देखो कि इन लोगों को क्या है, आय की कुछ स्रोत नहीं है, ये सिर्फ जीवन निर्वाह कर रहे हैं, खा रहे हैं, बस जी रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ना आय है, ना बचत है, ना जीवन स्तर है बहुत अच्छा, बस पैदा हो गए हैं तो इसलिए जी रहे हैं क्योंकि जीने को बाध्य हैं। तो इतनी बड़ी आबादी इस क्षेत्र में लगी और वो सिर्फ जीने के लिए बाध्य है, ना कोई जीवन स्तर है, ना कोई आय है, ना कुछ है। तो मुद्दा है ना कि भाई इतनी बड़ी आबादी का कुछ तो सोचो, आप वैकल्पिक स्रोत तैयार करो, चीजों को देखो, चाहे फिर मिश्रित खेती को बढ़ावा देना हो, चाहे आधुनिक कृषि करना हो, चाहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना हो, चाहे वैकल्पिक रोजगार विकसित करने हो, तो इस क्षेत्र में कुछ तो करो आप। तो ये भी बड़ा मुद्दा बनता है। ठीक है, कृषि आय को दुगना करने का लक्ष्य सभी जानते हो, 2022 तक निकल गई ना, 22 तो हो गई आय, कुछ नहीं हुआ दुगना बुगना। ठीक है, ये मुद्दा है बार बार, क्योंकि इस सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, पर दुगनी नहीं हुई है। और किसानों की आय ऐसे ही नहीं दुगनी होगी बोलने से, किसानों की आय को दुगना किया जा सकता है। कब? किसी की आय को बढ़ाने का एक तरीका अलग होता है। जैसे मान के चलो किसी की आपको आय को बढ़ाना है, आय को बढ़ाना मतलब समझ रहे हो, आपको ऐसा करना है कि आपकी आय 100 रुपए आपको रखनी है। ठीक है, कितनी रखनी है? 100 रुपए आय रखनी है। तो क्या करो कि अगर आपको ये 100 रुपए बनाने में पहले 90 रुपए खर्च आ रहा था, कितना रुपए? आपको 90 रुपए खर्च आ रहा है,
तो आपकी आय कितनी बची? 10 रुपए ही बची ना। तो सबसे पहले तो क्या करो कि जब को किसी को खर्च ज्यादा आ रहा हो तो उस खर्च में कटौती करो। तो किसानों की आय को दुगना करने का 3 स्तर पर काम किया जा सकता है। पहला, सबसे पहले स्तर पर कि उनकी आगतें कम कर दो। जो इनपुट है और इनपुट पर जो खर्च हो रहा है, लागत आ रही है, वो कम कर दो। सरकार सिंचाई दे, सरकार अच्छे बीज उपलब्ध कराए, अच्छे गुणवत्ता के लिए मृदा में सुधार करवाए, तो अपने आप ही उसकी कुछ लागतें कम हो जाएंगी। तो जब आपको ये 90 रुपए की जगह 10 रुपए खर्च करना पड़ जाए, सोचो तो 80 रुपए तो अपने आप ही बच गए ना भाई। आपके पैसा आया नहीं आया पर बच गया ना अपने आप। समझे इस बात को कि नहीं समझे? मान के चलो आपको खेती करने में 100 रुपए खर्च हो रहे थे, पर सरकार ने ऐसा कुछ कर दिया कि अब आपके सिर्फ 10 रुपए खर्च हो रहे। मतलब इसका क्या हुआ? बिना कुछ किए ही 90 रुपए तो ऐसे ही आ गए आपके। समझे ना इस बात को? तो पहला तो यही करो कि लागतें कम कर दो। दूसरा, उत्पाद किस स्तर पर किया जाए? क्या किया जाए उत्पाद के स्तर पर? उत्पाद के स्तर पर यह किया जाए कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, मार्केटिंग विपणन की व्यवस्था हो, जिसके लिए सरकार ने इनाम ये सब किया हो, प्रतिस्पर्धा हो। इससे आय बढ़ सकती है कि किसान को एक न्यूनतम लागत तो मिले। ठीक है। तीसरा, जब उत्पाद बन जाता है तो उसका मूल्य वर्धन किया जाए। ऐसा नहीं है कि 5 रुपए की चीज 5 रुपए की रहे, उसको 5 रुपए की चीज को 7 रुपए का बनाया जा सकता है वैल्यू एडिशन के द्वारा। तो उसका मूल्य वर्धन किया जाए। और मूल्य वर्धन का काम कौन करता है? वैल्यू एडिशन का काम कौन करता है? यह करता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो कृषि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। अगर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बनने लगे तो वैसे ही किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एक किसान आज उगाता है चना, मान के चलो आज आप अपने खेत में क्या उगा रहे हो? चना जा रहा है आज, अभी तो 40-43 रुपए किलो है, 45 रुपए किलो बिक रहा है किसान का। ठीक है, 45 रुपए किलो आज आपका चना जा रहा है 45 रुपए किलो में। पर बेसन कितने रुपए में बिक रहा पता है आपको? बेसन मुझे ऐसा लग रहा 70-80 रुपए तो होगा, मुझे तो नहीं पता, पर हाँ 45 से तो ज्यादा ही होगा। तो बेसन कितना जा रहा है? 45। तो वही प्रोडक्ट है, थोड़ी सी लागत 1-2 रुपए और खर्च आएगी, आपका वही प्रोडक्ट 60-70 का होगा। कैसे? फूड प्रोसेसिंग से। तो किसानों की आय को दुगना करना है तो आपको 3 काम करने चाहिए। सबसे पहले लागत कम कर दो, दूसरा उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाओ, तीसरा उसके उत्पाद का वैल्यू एडिशन करो, मार्केटिंग करो, निर्यात करो, और उसके उत्पाद का वैल्यू एडिशन करके अन्य उत्पादों में बदलो जिससे किसान को आय हो। इस तरीके से काम कर सकते हो आप। कृषि ऋण और बीमा की सुविधा, ठीक है, कृषि साख, ये मैं बता चुका हूं। परंपरागत सिंचाई, ठीक है, ये भी बड़ा इशू है यार, क्योंकि देखो यार जब तक हमारे यहां जैसे मानसूनी कृषि खेती करते हैं हम लोग, आप बताओ हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं खेती, हमारे यहां पर मानसूनी क्या है? हमारे यहां मानसूनी जलवायु है, ठीक है। और मानसूनी जलवायु में जो हमारी खेती है, हमारी जो खेती है वो किस पर निर्भर है? हमारी खेती वर्षा पर निर्भर हो जाती है। और आप जानते हो कि वर्षा में आजकल क्या आ गई है? अनिश्चितता आ गई है। कभी वर्षा है, कभी सूखा है, कभी बाढ़ है, कभी अल्प वर्षा है, कभी अति वर्षा है। तो वर्षा में अनिश्चितता की वजह से क्या हुआ है? फसल को नुकसान पहुंचा है। फसल को नुकसान मतलब किसानों को नुकसान, ठीक है, कृषि क्षेत्र को नुकसान। तो सरकार को क्या करना चाहिए? ये जो सिंचाई की पद्धतियां हैं इनको बदलना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सरकार क्या करे? सिंचाई मतलब कृत्रिम पानी देने की व्यवस्था। जब आप फसल के उत्पादन के लिए, फसल की वृद्धि के लिए क्या करते? कृत्रिम पानी देते हैं तो उसको सिंचाई कहा जाता है, ठीक है। तो परंपरागत सिंचाई की जगह पर आपको क्या करना है? ऐसी तकनीकों का उपयोग करो, बढ़ावा दो, जिससे क्या हो सके? न्यूनतम लागत में, कम से कम जल में क्या हो सके? अधिक से अधिक भूभाग की सिंचाई की जा सके।
उसके लिए हो सकता है आप स्प्रिंकलर इरिगेशन को बढ़ावा दो, हो सकता है आप ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दो, नहरों का विकास करो, नदी जोड़ो परियोजना, इस तरीके से। क्योंकि सिंचाई भी एक बड़ा मुद्दा है कि आने वाले वर्षों में जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके से वर्षा का मिजाज है, कभी बरस रहा है कभी बरस ही नहीं रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में फसल बर्बाद होनी तय है, ठीक है। और फसल बर्बाद होगी तो वही चीज है, किसान से जुड़ा हुआ चीज है। तो आप ये सब चीजें अभी से विकसित करो, ड्रिप इरिगेशन लगाओ, ठीक है, स्प्रिंकलर इरिगेशन करो, नदी जोड़ो परियोजनाओं का जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन करो। हरित क्रांति, हरित क्रांति मुद्दा क्यों है? सभी जानते हैं 1967 में कृषि क्षेत्र में उत्पादन को वृद्धि देने के लिए, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? कृषि का यंत्रीकरण किया, कृषि में आधुनिक बीजों का उपयोग किया, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटीज का, ठीक है, कीटनाशक उर्वरकों का उपयोग किया। और उसके बाद हमने देखा कि कृषि उत्पादन में आमूलचूल परिवर्तन आए, जिसको हमने हरित क्रांति नाम दिया। देखो आपको पता है 1966 1967 में हमने कृषि में कुछ सुधार किए। हमने कृषि में क्या सुधार किए? हमने कृषि में सुधार किए कि किसानों को साख उपलब्ध कराया, ऋण दिए संस्थागत तरीके से, जिससे वो क्या कर सके? खर्च कर सके, ठीक है। उसके बाद हमने कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया। क्या किया? यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया। हमने उस कृषि में ये किया, यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के बाद हमने कीटनाशक और उर्वरक इनको बढ़ावा दिया। इसके साथ हमने कृषि में क्या किया? इसके साथ हमने कृषि में हाई यील्डिंग वैरायटी, अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग किया। जब हमने ये सब सुधार किए, साख उपलब्ध करा दिया, यंत्रीकरण कर दिया, कीटनाशक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया, हाई यील्डिंग वैरायटी का उपयोग किया, तो हमने देखा कि कृषि उत्पादन में, किसमें? कृषि उत्पादन में 1966-67 के बाद आमूलचूल परिवर्तन आ गए। और कृषि उत्पादन में हुए इन आमूलचूल परिवर्तन को कृषि क्रांति नाम दिया, जिसका प्रभाव कहां पर पड़ा? पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, यहां पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया। इससे कृषि उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा, ठीक है, और धान का भी बढ़ा। अब यहां पर हरित क्रांति मुद्दा क्यों है? हरित क्रांति मुद्दा इसलिए है, आपने क्या चीजें की? साख उपलब्ध कराया, ठीक है, चलता है, कोई नहीं, यंत्रीकरण भी ठीक है, पर ये जो कीटनाशक और उर्वरक, इनका ये जो अंधाधुंध प्रयोग हुआ हरित क्रांति के समय, उसके दुष्परिणाम आज दिखने लगे। और उसके दुष्परिणाम ये हुए कि पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऊसर मृदा बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। मृदा की उत्पादकता कम होने लगी है, ऊसर मृदा बढ़ने लगी है। पहली समस्या ये हुई थी इससे, अब ये रुक नहीं रहा है। दूसरी समस्या ये हुई कि हरित क्रांति से सिर्फ और सिर्फ बड़े किसानों को लाभ पहुंचा था। तीसरा, हमने बताया कि इससे सिर्फ दो ही फसलें, गेहूं और धान। तीसरा, हमने बताया कि इससे पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, तो एक तो सीमित क्षेत्र में था, कीटनाशक और उर्वरक का प्रयोग अंधाधुंध हुआ, जिससे ऊसर मृदा बढ़ने लगी, बड़े किसानों को इसका लाभ हुआ। गेहूं और सिर्फ धान तक ही सीमित रहा, इस क्षेत्र में ही बस विकास हो पाया। अन्य क्षेत्रों में इसकी वजह से असमानता पैदा हुई, अन्य फसलों का उत्पादन कम हो गया। तो ये जो हरित क्रांति है, मृदा के क्षेत्र में या आर्थिक असमानता के क्षेत्र में, क्षेत्रीय असंतुलन के क्षेत्र में एक मुद्दा बन गया। हरित क्रांति की वजह से कहा जाने लगा कि क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो गया है। हरित क्रांति की वजह से कीटनाशक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग होने लगे हैं, जिससे मृदा प्रदूषण बढ़ गया है। और ये हुआ भी, ये सच बात है। तो इस समस्याओं का समाधान अलग अलग क्रांतियों के माध्यम से किया गया। फिर पूरब में हरित क्रांति चलाई गई, हरित क्रांति 2 चलाई गई, ठीक है,
फिर उसके बाद सतरंगी क्रांति चलाई गई जिससे सभी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। फिर हरित क्रांति में जो हरित क्रांति 2 है उसमें इसकी जगह पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना है, ठीक है, जिससे उर्वरक कीटनाशकों के प्रयोग को कम किया जा सके। भूमि सुधार, भूमि सुधार का मतलब समझते हो, एक होता मृदा सुधार, एक होता भूमि सुधार। मृदा सुधार में हम लोग मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं, और भूमि सुधार होता भू स्वामित्व संबंधी सुधार। आप सभी जानते हो कि भारत में भू स्वामित्व बहुत अच्छा नहीं है। पता है ना आपको कि एक बहुत बड़ी भूमि पर पता चला गांव के किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, पता चला किसी एक कई है पूरे एरिया में, इस तरीके का भूमि स्वामित्व हुआ करता था पहले। और अभी आप देखोगे कि किसानों के खेत कैसे, किसी का एक यहां फिर एक यहां फिर एक वहां, इस तरीके का है कि नहीं। तो हमारे यहां पर भूमि के स्वामित्व से जुड़े हुए कई समस्याएं थी, तो भू स्वामित्व में जो सुधार किए गए उन्हीं को भूमि सुधार कहा गया। तो भू स्वामित्व में सुधार क्यों किए गए? भू स्वामित्व में सुधार इसलिए किए गए जिससे उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, जिससे कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सके। तो भू स्वामित्व में सुधार करके किसानों की स्थिति को ठीक करने के लिए जो जो प्रयास हमने किए उनको भूमि सुधार कहा जाता है। मृदा सुधार और भूमि सुधार को जीवन में अलग करके रखना, ठीक है। संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार। संस्थागत सुधार में हमने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। जमींदारी प्रथा आप समझते हो, अंग्रेजों के समय चली आती थी। एक गांव की एक बहुत बड़ी भूमि पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता था, उसको जमींदार कहते थे, उसका उन्मूलन कर दिया गया। उसके बाद जो जो खेती करते थे किसान, उनको मालिकाना हक उस पर दे दिया गया। मध्यस्थों का अंत कर दिया गया, ठीक है, जो जो भूमि में मध्यस्थ हुआ करते थे। भू स्वामित्व कृषकों को हस्तांतरण, जो मतलब उस समय भूमि पर खेती कर रहे थे उनको उसका खेती का पट्टा दे दिया गया, ठीक है। खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी, हदबंदी, ठीक है। हदबंदी का मतलब यह होता है एक जोत का क्षेत्र तय कर दिया गया कि इससे ज्यादा क्षेत्र पर राज्य की जो भूमि है उस पर इतने में खेती करेंगे, इतने में वन होगा, इतने में ये होगा, इतने वो होगा, ठीक है। इसके अलावा चकबंदी, चकबंदी का मतलब क्या होता है, अगर कभी आ जाए तो देखना इसको, ठीक है। और हदबंदी का भी मतलब समझो। हदबंदी का मतलब यह होता है कि एक परिवार, एक व्यक्ति के पास अधिकतम कितनी जमीन हो सकती है। तो एक व्यक्ति परिवार के पास अधिकतम कितनी कृषि भूमि हो सकती है उसका निर्धारण कर दिया गया है, ठीक है। उसको बोलते हैं हदबंदी। और चकबंदी में क्या होता है? चकबंदी में इस तरीके से होता है, ये कृषि क्षेत्र है, एक ये खेत ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बीच में भी है, मान लेना, नहीं तो बोलो बीच में कहां गए, ठीक है। ये ए व्यक्ति का है, ये बी व्यक्ति का है, ये सी व्यक्ति का है, ये व्यक्ति का है, ये सी व्यक्ति का है, ठीक है। अब आप यहां पर कुछ देख पा रहे हो, यहां पर आप देख रहे हो कि ए और सी का खेत यहां पर है, यहां पर ए और सी का खेत है। इसका मतलब क्या है? सी को भी बार बार परेशान होना पड़ रहा होगा, ए को भी बार बार परेशान होना पड़ रहा होगा। इससे ना तो वो खेती में आधुनिकीकरण कर पाएगा, ना एक फसल बो पाएगा, ठीक है, ना अपना फार्म बना पाएगा, ना यंत्रीकरण कर पाएगा, ना कुआं खुदवा पाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, सरकार ने व्यवस्था की कि क्यों ना आप लोग ऐसा करो कि इन खेतों को अदला बदली कर लो, ये प्लॉट ए के नाम हो जाए और ये प्लॉट सी के नाम हो जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था को, जिससे क्या होता है, खेतों का जो जोत का आकार है धीरे धीरे छोटा होते जा रहा था। तो खेत के जोत के आकार को बड़ा करने के लिए क्या की गई? चकबंदी की गई, ठीक है। सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना। आप जानते हो भारत में 86% कौन से हैं? मध्यम और सीमांत, लघु और सीमांत किसान है। 86% प्लस लघु और सीमांत किसान, 2 हेक्टेयर से कम भूमि है जिनके पास। अब 2 हेक्टेयर जिनके पास 2.5-5 एकड़ में आप क्या 10-20 लाख का ट्रैक्टर लोगे, क्या हार्वेस्टर लोगे, क्या 10-20 लाख में कुआं खुदवाओगे, क्या सिंचाई करोगे, क्या पॉली हाउस लगवाओगे? तो जब खेत का आकार ही छोटा है तो आप बहुत ज्यादा लागत नहीं लगा सकते उसमें। तो फिर पता चला कि यार जब लागत नहीं लगा सकते, तो लागत नहीं लगाओगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो किसान कैसे खुश रहेगा? तो फिर सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा दिया गया, जिससे कहा गया ऐसा करो, आपस में आओ, मिलो, एक बहुत बड़ा क्षेत्र तैयार करो, उसमें पैसे लगाकर अच्छा सा खेती का एक कोई फार्मूला तैयार करो, एक बहुत बड़ा फार्म बनाओ, लागत लगा के उत्पादन करो, जिससे आपकी इनकम बढ़ जाए। खेतों का उपविभाजन व विखंडन रोकना, वही सब चीजें, ठीक है।
कृषि का आधुनिकीकरण करना, ठीक है, अलग अलग तकनीकों को, उन्नत किस्म के बीज उर्वरक कीटनाशक को बढ़ावा देना, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, उन्नत उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग, अच्छी भंडारण व्यवस्था, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, अच्छी वितरण व्यवस्था। इस तरीके से हमने भूमि में सुधार किए। तो ये कृषि क्षेत्र के मुद्दे थे बहुत सारे, ठीक है। बाकी मेन मुद्दे वो पहले थे, और कुछ चीजें और बची हुई हैं जो हम लोग कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। इस तरीके से कृषि से जुड़ी हुई चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी, कृषि क्षेत्र के मुद्दे। अगर सिर्फ ऐसा आ गया कि कृषि क्षेत्र के मुद्दे लिखो, मान के चलो अब सभी लोगों को प्रश्न ही दे रहा हूं मैं, ठीक है, अब आप लोग को एक प्रश्न आ गया कृषि क्षेत्र के मुद्दे लिखें, ठीक है, प्रश्न ही है यही, समझ लो, प्रश्न आ गया कृषि क्षेत्र के मुद्दे, ठीक है। तो अब लिखो, आप मुझसे मत पूछो, मैं कल बताऊंगा। तो आप लोग को क्या करना है, आप लिखो खुद से, इसको 3 मार्कर में लिखो, 5 मार्कर में लिखो, 11 मार्कर में लिखो, ठीक है। आपको जो आपका मन करे वैसे लिखो इसको, इसका उत्तर मैं कल बताऊंगा, ठीक है। कृषि क्षेत्र के मुद्दे, एक प्रश्न और लिखना, कृषि क्षेत्र के मुद्दे और समाधान, कृषि क्षेत्र के मुद्दे प्लस समाधान, ठीक है, ये भी करना आप। 2 प्रश्न आप अपने मर्जी से लिखो, जो मन करे आपका, ठीक है, कल मैं इनके उत्तर बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके जी, बाय बाय।